तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर 3.13। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने लेक्चर 3.12 करा था, जो कि काफ़ी दिन पहले था, जो कि आई थिंक 1 मई को था। तो आज 7 मई हो गई है, तो पूरा 1 हफ्ता हो गया है, तो काफ़ी ज़्यादा हमारा गैप हो गया है। बट क्योंकि उस गैप के अंदर हमने बहुत सारा काम करा अपनी पीडीएफ में, तो हम उसको यूटिलाइज ही मानेंगे। तो बीच-बीच में हम लोग सोचते हैं कि आज तो जावास्क्रिप्ट खत्म कर ही देंगे, या फिर 2-4 दिन में कर ही देंगे जावास्क्रिप्ट खत्म। लेकिन क्या होता है, फिर कुछ ना कुछ काम आ जाते हैं, कभी यूटी आ जाते हैं कॉलेज के, और कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर से दोबारा से अपनी जो हमारी जावास्क्रिप्ट में स्पीड चल रही थी हमारी अच्छी खासी, हम उसको दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर 3.12। तो मैंने अपनी एक्सक्यूज दे के मैंने अपनी बात खत्म करी है, और यहाँ थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूँ। और अब हम बात करेंगे लेक्चर हमारे लेक्चर 3.12। तो अब हम बात करेंगे कौन से टॉपिक के बारे में, सम इम्पॉर्टेंट एरे मेथड। तो एरे मेथड हम लोगों ने पहले भी पढ़े थे। मुझे अभी तक अगर मुझे थोड़े थोड़े एरे के मेथड्स याद हैं, तो एक था पॉप, ठीक है, एक था पुश मेथड, और एक था कौन सा, एक था अनशिफ्ट मेथड, और ऐसे ही करके बहुत सारे हमारे एरे के मेथड पढ़े थे हम लोगों ने पहले भी। ठीक है, तो अभी अब हम कौन से एरे के मेथड पढ़ रहे हैं और वो कैसे नए हैं। तो जो अभी हम एरे के मेथड्स पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, उसमें हम फंक्शंस लिखेंगे। ठीक है, पहले क्या था, हमारे काफी छोटे छोटे मेथड्स थे, डॉट लगाया, डॉट पॉप लगाया, और क्या करा, एरे के अंदर एलिमेंट निकाल दिया लास्ट वाला। ठीक है, पुश करा, तो उसके अंदर एलिमेंट पुश कर दिया। अभी हम जो एरे के मेथड पढ़ेंगे, उसमें हम जो मेथड्स पढ़ेंगे उसके अंदर हमें क्या लिखना होगा, फंक्शंस लिखने होंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सम रिवर्स मेथड। तो अभी हम बात करेंगे रिवर्स मेथड के बारे में। तो जो रिवर्स मेथड होता है वो क्या करता है, जो आपका एरे लिखा है उसको रिवर्स कर देता है और फिर आपको शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे छोटी सी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, द रिवर्स मेथड रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन एन एरे, द रिवर्स मेथड ओवरराइड्स द ओरिजिनल एरे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे रखा है, एक एरे है, और क्योंकि ये एक मेथड है तो डॉट लगा के लगते हैं ये हमारे मेथड्स। तो इसको हम कोड में आके देखते हैं। जल्दी से मैं एक एरे बना लेता हूँ, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे एक कॉन्स्ट 2 टाइम्स नाम का एक एरे बना लेता हूँ, और उस एरे के अंदर मैं 2 की टेबल दे देता हूँ, 2,4,6,8,10। ठीक है, ये मैंने एक टेबल दे दी 2 की इसमें, और मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं दूंगा रिजल्ट। और अब मैं क्या करूंगा, लिखूंगा अपने एरे का नाम जो कि है 2 टाइम्स डॉट, आप कौन सा मेथड देना चाहते हो। तो अभी अभी हमने मेथड पढ़ा रिवर्स, तो ये रहा रिवर्स। तो क्योंकि ये एक फंक्शन वाला मेथड है, तो उसके आगे पैरेंथेसिस आएंगे और कॉमा, और मैं लॉक करवा लूंगा क्या, रिजल्ट को। तो जो ये हमारा रिवर्स मेथड है, ये क्या करता है, जो आपका एरे है, जो हमारा ये अभी एरे है, इसका जो ऑर्डर है इसे चेंज कर देता है। मतलब कि अगर आपका अभी ये लिखा है 2,4,6,8,10, अभी आपका एरे ये लिखा है, तो ये मेथड क्या करता है, इस एरे को उठाता है और इस एरे का जो ऑर्डर है उसे रिवर्स कर देता है। इसका मतलब कि इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, 8, 6, 4 और 2। उसके बाद ये रिवर्स होने के बाद ये हो जाएगा। ठीक है, हम जाके अपने हम जाके अपने एरे ब्राउजर में देखेंगे, तो देखो 10, 8, 6 और 4 और 2। तो उसने क्या करा, जो हमारा एरे था उसको रिवर्स कर दिया। तो ये तो नंबर वाले एरे की बात हो गई। अगर यहाँ पे आप कोई स्ट्रिंग वाला एरे देखोगे, फॉर एग्जाम्पल ए कॉमा बी कॉमा सी, यहाँ पे मैंने एक कॉमा छोड़ दिया, और यहाँ पे ले लेते हैं कॉमा डी। तो इसको देखोगे तो इसको भी वो रिवर्स कर देगा, उसको जो पहले था ए बी सी डी, अब वो क्या हो गया है, डी सी बी ए। तो आप जो भी एरे इसके अंदर दोगे वो क्या करेगा, उसको रिवर्स कर देगा, उसका जो ऑर्डर है उसे रिवर्स कर देगा। तो यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है, एक नंबर का एरे है, एक न्यूमरिक वैल्यू वाला एरे है, जिसको कि हमने डॉट रिवर्स लगा के उसका जो ऑर्डर था उसे रिवर्स कर दिया। यहाँ पे अगर आप एक बात देखोगे तो यहाँ पे लिखा है क्या, द रिवर्स मेथड ओवरराइड्स द ओरिजिनल एरे। तो अगर आप ये भी करोगे ना, कि आप क्या करोगे, डायरेक्ट ऐसे लिखोगे और यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट कराओगे 2 टाइम्स को, तो क्योंकि ये क्या कर रहा है, जो आपका ओरिजिनल एरे है उसको ओवरराइड कर देता है। ठीक है, तो आप देखोगे अब भी सेम रिजल्ट है। तो अगर आप ये करोगे तो भी सेम बात है, और अगर आप जो पहले वाला काम कर रहे थे, मतलब कि डॉट रिवर्स लगा के किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा रहे थे इस रिजल्ट को, तो भी सेम बात है। लेकिन क्योंकि ये हमारे जो ओरिजिनल एरे है उसको ही ये चेंज कर दे रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, जो आपका ओरिजिनल एरे है उसको ही लॉक करवा लो, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये था हमारा रिवर्स मेथड, जो कि बहुत ही छोटा था। अब हम बढ़ेंगे आगे।
अब हम पढ़ेंगे फ्लैट मेथड के बारे में। तो जितने भी ये मेथड्स है ना, जो जो इनके नाम है, ये अपने नाम का जो उनका नाम है वही ये काम करते हैं। जैसे इसका नाम रिवर्स था, तो ये क्या करता है, कोई भी एरे को रिवर्स कर देता है। अब इसका नाम है फ्लैट, ये क्या करता है, फ्लैट कर देता है आपके एरे को। अब इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब दिखाने के लिए मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, जो कि मैं करूंगा। पहले मैं एक एरे बनाऊंगा दोबारा से, जिसमें दूंगा 10, 20 और 30, और उसके अंदर मैं एक और एरे बना दूंगा जो कि मेरा 2D एरे हो जाएगा। इसके अंदर मैं दूंगा 0.1, 0.2, 0.3, और अब मैं इसको लॉक करवाता हूँ पहले, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ पहले। तो अभी आप देखो, मैंने एक एरे बनाया, ठीक है। समझते अपने कोड को, क्या है हमारा, 2 टाइम्स नाम का मेरा एक वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने एक एरे बनाया, जिसके अंदर मैंने 0 पोजीशन पे ये दे दिया, और 1 पे ये, 2 पे ये, और 3 पे मैंने एक नया एरे दे दिया। तो जब भी एक एरे के अंदर एक और एरे होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, 2D एरे, ठीक है, क्योंकि ये एक डेप्थ के अंदर है। अगर इसके अंदर एक और एरे बना दोगे इसी एरे के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, 3D एरे हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने एक एरे बनाया जिसके अंदर एक और एरे है, मतलब कि ये हो गया 2D एरे, और फिर उस एरे को मैंने लॉक करवा दी उसकी वैल्यू। तो अगर अभी मैं जाके अपने कंसोल में देखूंगा, तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा कि 0 पोजीशन पे 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, और तीसरी पोजीशन में पूरा का पूरा एक नया एरे है, जो कि मेरा 2D एरे है, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, कि मान लो कि मैंने एक एरे के अंदर एक और एरे बनाया, और जब मुझे इसका रिजल्ट चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि वो जो मेरा एक एरे के अंदर एक और एरे है, वो मुझे वैसा ना दिखे, और क्या हो जाए, वो एरे हट जाए, और मुझे सिर्फ एक सिंगल एरे दिखे। तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है जिसका नाम होता है फ्लैट। फ्लैट क्या करता है, वो आपके जितने भी सब एरे हैं, ठीक है, एरे के अंदर एक और एरे है, उस एरे को क्या कर देता है, फ्लैट कर देता है, मतलब कि एक एरे के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इसकी छोटी सी डेफिनेशन है जो कि हम पढ़ेंगे। द फ्लैट मेथड इज यूज टू फ्लैटन अ नेस्टेड एरे, इट रिटर्न अ न्यू एरे, ठीक है। तो पुराने वाला मेथड क्या कर रहा था, ये रिवर्स वाला है, ये जो ओरिजिनल को ओवरराइट कर रहा था, और यहाँ देखोगे तो एक नया एरे रिटर्न कर रहा है। इट रिटर्न अ न्यू एरे दैट इज अ फ्लैटन वर्जन ऑफ द ओरिजिनल एरे विद ऑल सब एरे कॉन्केटिनेट इनटू इट, ठीक है। देखते हैं इसका क्या मतलब है। तो जल्दी से मैं क्या करूंगा, मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा रिजल्ट नाम का, और मैं लिखूंगा 2 टाइम्स डॉट फ्लैट, ठीक है। और यहाँ पे मैं से कर दूंगा, और यहाँ पे मैं रिजल्ट को लॉक करवा लूंगा। अब जैसे ही आप डॉट फ्लैट मेथड यूज करोगे, तो वो क्या करेगा, आपके जो उसके अंदर के सब एरे थे उसको भी खोल देगा, ठीक है। खोल देगा मतलब कि जो आपका एक और सब एरे बनाया था आपने उसके अंदर, उसको भी वो रिमूव कर देगा, और सबको एक एरे के अंदर ले आएगा, ठीक है। ये करता कुछ नहीं है, अगर आपने इसके अंदर एक और एरे बना रखा है, जो आपका एरे है उसके अंदर एक और एरे है, तो उसको उस एरे को वो रिमूव कर देता है और उनको एलिमेंट बना देता है, जैसे कि अभी हमारे साथ यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप वापस आके देखोगे, तो यहीं पे वो सेम चीज दिखा रखी है कि एक एरे था। तो यहाँ पे देखो ज्यादा ज्यादा अच्छा एग्जांपल दे रखा है मैंने, 2,4, 3,9, और इसके अंदर देखो दो 3D 2D एरे हैं, एक ये वाला 2D एरे है और एक ये वाला 2D एरे है, एक 3,9 और एक 4,8। तो इसका जब आप रिजल्ट देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2,4, 3,9, 4,8, तो एक एरे आपको मिल जाएगा। लेकिन इसमें बस एक प्रॉब्लम और है, अगर आप इसके अंदर एक और एरे बना दोगे, जैसे कि मैं बना के दिखाता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखूंगा अब 1.1, 1.2, और अब मैं इसे सेव करता हूँ। तो अब आप देखोगे दोबारा, तो उसने क्या करा, उसने इस बार इसको फ्लैट नहीं करा, क्योंकि अगर आप क्या करोगे, जब आप सिर्फ सिंगल फ्लैट लिखते हो, तो वो क्या करता है, सिर्फ 2D एरे तक ही जाता है, मतलब कि सिर्फ एक लेयर के अंदर जाता है, मतलब एक एरे है, उसके अंदर अगर एक और एरे है तो ही वो उसे हटाता है। अगर उस एरे के अंदर भी एक और एरे है, तो वो उस एरे को नहीं हटाता। अभी इस टाइम आप देखोगे, ये एक 3D एरे है, ठीक है ना, एक एरे मेरा सबसे बड़ा ये एरे है, ठीक है, उस एरे के अंदर ये एक एरे है, तो मतलब ये 2D एरे है, और उस एरे के अंदर एक और एरे है, मतलब कि ये 3D एरे है। तो क्या है, ये जो मेरा डॉट फ्लैट मेथड है, ये सिर्फ 2D एरे एरे तक के लिए काम करता है, ठीक है। 2D एरे जैसे कि अभी जो हमारे एरे हैं, 2D एरे तक ये सिर्फ काम करता है, तो सिर्फ 2 लेयर के अंदर काम करता है। अब मान लो कि मेरे 3 लेयर है, तो नॉर्मली क्या होता है, 3D एरे तक जाता है आपका, ठीक है, मैक्सिमम 3D एरे जाता है। और मैं अगर बताऊं, तो मैंने अगर सबसे बड़ा एरे देखा है, तो मैंने 5 डायमेंशनल एरे देखा है। वो एक मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन होता है, वो उसमें सबसे ज्यादा लिमिट होती है आपकी 5D एरे, मतलब कि आपका जो एरे है, एक एरे के अंदर 5 बार जा सकता है नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली ऐसी होता है। तो अगर आप क्या करोगे, अगर आप जो आपका ये डॉट फ्लैट है, इसके अंदर आप क्या करोगे, एक आर्ग्यूमेंट दे दोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ 3,
और अब मैं सेव करूंगा तो अब ये उतनी लेयर के अंदर जाएगा, ठीक है। पहले एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर। अब अगर मैं इसका आउटपुट देखूंगा तो देखो मुझे पूरा का पूरा मेरा एरे मिल चुका है जैसा मैं चाहता था। पहले क्या था, जो 1.1 था और जो 1.2 था वो एक और एरे के अंदर था, क्योंकि डॉट फ्लैट लगाया था, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप एक नंबर दे सकते हो जिससे कि उसको पता चल जाएगा कि कितना अंदर जाके उसे एरेज को हटाना है, ठीक है। अभी तो इसके अंदर हमारे 3D एरे है। नॉर्मली 3D एरे होते हैं हमारे पास, ज्यादा से ज्यादा केस में 4D एरे होंगे, और 4D एरे से ऊपर 5D एरे, मतलब 5D एरे से ऊपर कभी जाता नहीं है केस। तो आप क्या कर सकते हो, उसको बाय डिफॉल्ट 5 लिख सकते हो। तो वो क्या करेगा, जितने भी उसके अंदर आप एरे बनाते जाओगे उसको क्या करेगा, पूरा सिंपल कर देगा, मतलब कि उसे पूरा ओपन कर देगा। हाँ, तो उसे क्या करेगा, वो फ्लैटन कर देगा पूरे एरे को, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो इन्फिनिटी। इन्फिनिटी लिखोगे तो क्या है, अब जितना भी अंदर आप उसकी लेयर बना दो वो क्या करेगा, उसको फ्लैटन करता जाएगा आपके एरे को। अब इससे क्या होता है, जैसे आप इन्फिनिटी लिखते हो ना, अब भी काम सेम करेगा वो पहले की तरह। ये क्या करता है कि जितनी भी लेयर हो, मतलब कितना अंदर भी एरे हो आपका, चाहे 5D हो, चाहे 10D हो, या फिर 20D एरे हो, जो कि मेरे को लगता नहीं है पॉसिबल होगा 10D एरे या फिर 5D एरे, 7D एरे भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जितना अंदर तक है उतने अंदर तक जाके उसको क्या करेगा, फ्लैटन कर देगा आपके एरे को। बट क्योंकि जो ये इन्फिनिटी वाला है ना, ये क्या करता है, आपकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है, इसलिए हम ये यूज नहीं करते इनफाइनाइट वाला। नॉर्मली हम इसके अंदर कुछ एक ऐसा नंबर लिखते हैं जो कि हाईएस्ट होगा। यहाँ पे तो हमें पता है कि हमारा 3D एरे है, लेकिन मान लो उसे 10 कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आप जितने भी एरे दे दो, वो एरे को क्या करेगा, फ्लैटन करता चले जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर आपको देखना है, आप सब कुछ हटा दो, ठीक है, और इसको भी हटा दो 1 मिनट के लिए, और यहाँ पे कुछ मत लिखो, यहाँ पे लिखो एक एरे, ठीक है। देखो ये 1D एरे है, ये हो गया 2D एरे, ठीक है, और ये हो गया 3D एरे, और ये हो गया 4D एरे, ये हो गया 5D एरे, ठीक है। अभी मेरे पास 5D एरे जो आप देख रहे हो, अभी जो मैंने बनाया है, ये देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन क्या है, एक ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट खोलते जाओ, और जब आपको कौन सी लेयर मिले, 1 2 3 4 5, जब आपको पांचवी लेयर मिले तो वो है आपका 5D एरे। और इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, 5D एरे, ठीक है। अब अगर मैं जाके इसको देखूंगा तो आप देखोगे मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, उसके अंदर एक एरे है, ठीक है। और अगर मैं इसको लिख दूं यहाँ पे 5, तो देखो उसने क्या करा, उसको अंदर जाके 5 लेयर अंदर जाके उसने क्या करा, उसे फ्लैटन कर दिया उस एरे को। और अगर यहाँ पे इन्फिनिटी लिखोगे तो भी सही है, ठीक है, इन्फिनिटी लिखोगे तो भी ठीक है, देखो तो भी हमारा सेम काम कर रहा है। लेकिन आप नॉर्मली क्या करो, आप इसको कुछ नंबर दे दो, 10 दे दो, चलो ठीक है, 10 से ज्यादा आपका एरे जाएगा नहीं, और नॉर्मली जाता भी नहीं है, तो आप 10 दे दो, उतना ठीक है। और नॉर्मली हमारा एरे इतना भी नहीं जाता, ये तो मैंने ऐसे बताने के लिए आपको दिखा दिया यहाँ पे। लेकिन नॉर्मली आपका जो एरे है वो 5D एरे भी नहीं होता, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में 4D या 3D एरे होता है, उससे अंदर वो नहीं जाता। तो जब भी आप चाहते हो कि आपके एरे के अंदर एक और एरे ना हो, तो आप डॉट फ्लैट मेथड का यूज कर सकते हो, और उस एरे को कन्वर्ट कर सकते हो एक फ्लैटन एरे के अंदर, ठीक है। और ये जो दूसरा वाला यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये वही बताने के लिए है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक 1D एरे है, ठीक है, ये ARR पूरा एक 1D एरे है। इसके अंदर क्या है, एक 2D एरे है, ये 2D एरे है, ये भी 2D एरे है। और ये एक जो एक और 2D एरे है, उसके अंदर देखोगे 3D एरे है। जो ये 2,4 है, ये क्या है, एक 3D एरे है, क्योंकि ये एक एरे है, उस एरे के अंदर एक और एरे है, मतलब कि 2D एरे, और फिर ये जो है ये 3D एरे है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3D एरे, ठीक है, 3D एरे। तो ये हो गया हमारा फ्लैट मेथड। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे एवरी मेथड के बारे में। देखो क्या होता है, मेथड का नाम बताता है वो मेथड करेगा क्या। तो ये क्या काम करेगा, ये सारे एलिमेंट पे कुछ ना कुछ काम करेगा। मैं बिना देखे बता रहा हूँ कि ये एवरी इसका नाम है, तो ये सारे एलिमेंट पे कुछ ना कुछ काम करेगा। तो जल्दी से हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि क्या है। यहाँ छोटी सी डेफिनेशन लिखी है इसकी, द एवरी मेथड इज अ बिल्ड इन मेथड इन जावास्क्रिप्ट that is used to check if all the element of an array pass a test specified by a function. It return a boolean value true if all element pass the test, otherwise false, ठीक है। तो थोड़ा वापस आते हैं अपने कोड में, और मैं इसको यहाँ नीचे कर देता हूँ, और मैं एक एरे ले आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जल्दी से मैं एक एरे बनाता हूँ, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक एरे ले लिया जिसके अंदर की मेरे अंदर 10, 20, 30, 40, 50 है, और इसको अभी के लिए मैं हटा देता हूँ।
और अब हम देखेंगे कि हमारा जो एवरी मेथड है वो कैसे काम करता है। तो जो हमारा एवरी मेथड है वो क्या करता है, एक फंक्शन लेता है, ठीक है। जो हमारा एवरी मेथड है वो एक फंक्शन लेता है और वो क्या करता है, उसके अंदर उठा के एक एक एलिमेंट को रखता है और फिर क्या करता है, उसको चेक करता है। यहाँ पे आप देखोगे कंडीशन लिखी है एक, उस कंडीशन को चेक करता है। अगर आपने जो कंडीशन लिखी है वो सारे एलिमेंट पास करते हैं तो ये ट्रू रिटर्न कर देता है, वरना अगर कोई एक भी उसको फेल कर गया ये उसका करेगा, ये उसको फॉल्स रिटर्न कर देगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे बहुत अच्छे से लिखा है, इट रिटर्न अ बुलियन वैल्यू ट्रू इफ ऑल एलिमेंट पास द टेस्ट, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे अपने कोड में और यहाँ पे लिखेंगे हम पहले एरे का नाम जो कि है टू टाइम्स डॉट एवरी, ठीक है। और एवरी के अंदर अब ये क्या करेगा, अपने आर्ग्यूमेंट में लेगा एक और फंक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक एरो फंक्शन ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एलिमेंट, और ये रिटर्न क्या कराएगा कि अगर एलिमेंट बड़ा है किससे, 5 से, ठीक है। तो अभी अब समझते हैं हमने हमारा कोड क्या लिखा। हमारे पास एक टू टाइम्स नाम का एक एरे था जिसमें कि मैंने एक डॉट एवरी नाम का एक मेथड लगाया। ये मेथड क्या करता है, ये मेथड अपने अंदर जो उसका आर्ग्यूमेंट है उसके अंदर ये एक और फंक्शन लेता है, ठीक है। ये एक जो फंक्शन लेता है, तो जो वो फंक्शन होता है, जो उस फंक्शन का पैरामीटर होता है, उसके अंदर वो उठा के एक एक एलिमेंट को रखता है। और जो आप रिटर्न में कंडीशन लिख रहे हो, अगर वो कंडीशन सारे एलिमेंट पे ट्रू है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, एलिमेंट इज ग्रेटर देन 5। तो अगर अभी मैं देखूं मेरे जो एरे है जिसमें कि 10 20 30 40 50 है, तो सारे ये कंडीशन के ऊपर ट्रू हो रही है। देखो सबसे पहले 10 इज ग्रेटर देन 5 तो हाँ, 20 इज ग्रेटर देन 5 तो हाँ ये भी ट्रू है, 30 इज ग्रेटर देन 5 तो ये भी ट्रू है, 40 इज ग्रेटर देन 5 ये भी ट्रू है, और 50 इज ग्रेटर देन 5 तो ये भी ट्रू है। तो मेरे पूरे के पूरे एरे के हर एलिमेंट के लिए ये कंडीशन ट्रू है, एलिमेंट इज ग्रेटर देन 5, सारे के सारे एलिमेंट के लिए मेरे ट्रू है। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि होगी ट्रू। देखो यहाँ पे आ गया ट्रू। अगर क्या होता कि अगर ये कोई एक एलिमेंट के लिए फॉल्स हो जाता, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1, तो देखो इस कंडीशन के लिए फॉल्स हो जाएगा, 1 इज नॉट ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उस केस में वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। मतलब कि आप यहाँ पे रिटर्न में जो भी कंडीशन लिख रहे हो, ठीक है, वो सारे एलिमेंट के ऊपर ट्रू होनी चाहिए तो ही ये ट्रू रिटर्न करेगा, वरना ये ट्रू रिटर्न नहीं करेगा। और ये जो मैं फंक्शन में ये जो मैं पैरामीटर ले रहा हूँ, ये जरूरी नहीं कि आप एलिमेंट लो, आप इसको मेरा नाम भी ले सकते हो, जैसे कि ब्लेम, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं दे देता हूँ ब्लेम, ठीक है। तो वो कुछ नहीं है, वो यहाँ पे जो भी आप फंक्शन लिख रहे हो इस एवरी के अंदर, आप जो भी पैरामीटर आर्ग्यूमेंट में फंक्शन लिख रहे हो, उसका जो पैरामीटर है, जैसे कि ब्लेम एक पैरामीटर है इस फंक्शन के अंदर, तो वो क्या करेगा, एक एक करके एलिमेंट को उठा के रखता जाएगा। पहले 10 को उठा के इसमें रखेगा, फिर 20 को उठा के इसमें रखेगा, फिर 1 को उठा के इसमें रखेगा, 40 को उठा के इसमें रखेगा, 50 को उठा के इसमें रखेगा, और फिर ये जाके जो रिटर्न में कंडीशन है वो उसमें चेक होगी, और अगर ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स, ठीक है। अगर कोई एक पे भी वो फॉल्स आ गया तो वो आगे जाके चेक ही नहीं करेगा और उसी टाइम कह देगा आपकी कंडीशन को कि ये फॉल्स है पूरे एरे को, ठीक है। तो ये था हमारा बहुत ही आसान सा एवरी मेथड। अच्छा यहाँ पे एक और थोड़ा हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जो डॉट एवरी है ये एक फंक्शन है, और ये क्या कर रहा है, अपने अंदर आर्ग्यूमेंट में क्या ले रहा है, एक और फंक्शन ले रहा है। तो जो हमारा एवरी है वो एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हायर ऑर्डर फंक्शन, ठीक है। जो हमारा ये है ये एक हायर ऑर्डर फंक्शन है, और इसके अंदर जो आपने आर्ग्यूमेंट में एक और फंक्शन दिया है वो क्या है, वो एक कॉल बैक फंक्शन है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉल बैक, अच्छा मैंने बैक नहीं लिखा है, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ बैक, ठीक है। ये क्या है, एक कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि मेरी बात को, जो हमारा डॉट एवरी मेथड है वो उसके आर्ग्यूमेंट में एक और फंक्शन ले रहा है, इसीलिए वो एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। और जो ये आप फंक्शन इसके अंदर जो मैंने एरो फंक्शन बनाया है, क्योंकि ये फंक्शन एज अ आर्ग्यूमेंट है एक फंक्शन के अंदर, तो आपको याद होगा कॉल बैक फंक्शन की डेफिनेशन। कॉल बैक फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि एक फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में होता है एज अ पैरामीटर, ठीक है। और वो तभी ट्रिगर होता है जब उसके आउटर फंक्शन ट्रिगर होता है। तो इसका क्या मतलब है, जब देखो डॉट एवरी ट्रिगर होगा तो ही तो जाके ये अंदर ट्रिगर होगा, तो ये क्या है, एक कॉल बैक फंक्शन है। तो हमारा ये भी रिवीजन हो गया कि कॉल बैक फंक्शन क्या होते हैं और हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं।
तो इसमें हमने फॉल्स और ट्रू आई थिंक दोनों कंडीशन देख ली, ठीक है। ये मैंने फॉल्स वाली कंडीशन दिखा दी, इसको दोबारा रिप्लेस कर देते हैं 50 से। ये हो गई हमारी ट्रू वाली कंडीशन, और अगर इसमें एक भी एलिमेंट फॉल्स हो जाएगा उसके लिए, जैसे कि यहाँ पे 1 हो गया, तो वो क्या करेगा, बुलियन वैल्यू फॉल्स कर देगा, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा एवरी मेथड, और यहाँ पे भी मैंने सेम बात बताई है जो कि मैंने अभी अभी आपको अपने कोड में लिख के दिखाई। अब हम बात करेंगे फाइंड मेथड के बारे में। तो ये देखो नाम से बता रहे हैं ये कुछ ढूंढेगा, ठीक है। ये क्या ढूंढेगा, ये ढूंढेगा जो भी आप रिटर्न में कंडीशन लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे इसकी छोटी सी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। द फाइंड मेथड इज अ बिल्ड इन मेथड इन जावास्क्रिप्ट एरे that is used to find the first element in an array that satisfy a given condition। तो यहाँ पे जाके बस मैं इसी चीज को चेंज करूंगा, इतने को चेंज करूंगा मैं, ठीक है। तो एरे का नाम लिखते हैं 2 टाइम्स डॉट फाइंड। अब ये जो फाइंड मेथड है आपका, ये क्या करता है, ये एक और फंक्शन लेता है अपने आर्ग्यूमेंट में, ठीक है। तो दोबारा से मैं क्या करूंगा, एक एरो फंक्शन बनाऊंगा, और जो आप रिटर्न करोगे, ठीक है, मैं इसको एक्चुअली करके दिखाता हूँ पहले पूरा। मैं यहाँ पे लिखूंगा ब्लेम, blame is greater than blame is greater than इसको मैं थोड़ा एरे चेंज कर देता हूँ, मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। 2, 5, 10, 15, 20, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्लेम इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। अभी हम समझते हैं ये क्या करता है। जो हमारा फाइंड मेथड है वो आपके एरे में पहला एलिमेंट निकालता है जो भी आप कंडीशन निकाल रहे हो जो उसके लिए ट्रू होगी, ठीक है। तो जैसे कि आप देखोगे वो क्या करेगा, ये जो आपका फाइंड मेथड है वो सबसे पहले क्या करेगा, जो आप फंक्शन बना रहे हो उसके अंदर, ठीक है, उसका जो पैरामीटर है, जैसे ब्लेम एक पैरामीटर है, तो उसके अंदर उठा के एक एक करके ये एलिमेंट को रखता जाएगा, ठीक है। 2 उठाएगा, 5 को उठा के रखेगा इसके अंदर, 10 को उठा के रखेगा, 15 को उठा के रखेगा, और 20 को उठा के रखेगा, और फिर वो एक कंडीशन चेक करेगा जो आप रिटर्न में लिख रहे हो। जिस भी एलिमेंट के लिए, जो भी पहला एलिमेंट के लिए कंडीशन ट्रू हो जाएगी, उस एलिमेंट को वो वापस कर देगा। अभी देखते हैं, क्या 2 10 से बड़ा है, नहीं, ये तो फॉल्स है। क्या 5 बड़ा है 10 से, ये भी फॉल्स है। क्या 10 बड़ा है 10 से, तो मैंने पहले बताया था कोई नंबर खुद से बड़ा नहीं होता, तो ये भी फॉल्स है। क्या 15 बड़ा है 10 से, हाँ, तो 15 तो बड़ा है 10 से। तो जो पहली कंडीशन इसे ट्रू मिली है वो मिली है 15 के लिए। तो ये क्या करेगा, जो आपका 15 है उसको रिटर्न कर देगा। देखो उसने 15 रिटर्न कर दिया, जो क्या है, एलिमेंट है हमारा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दोगे जो भी क्या हो 18 से बड़ा हो, तो 18 से बड़ा देखो क्या है, 20 है, तो देखो वो क्या करेगा, 20 रिटर्न कर देगा। और ये क्या करता है कि जो से पहला एलिमेंट मिलेगा उसे करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाद वाले को कर देगा, जो भी इसे स्टार्टिंग से मिल गया पहला उसको करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्या करूं, मैं कंडीशन बनाता हूं यहाँ पे, मैं पहले ही दे देता हूँ कोई एक एलिमेंट जो कि है 25। अब देखो 25 बड़ा है 18 से, तो कंडीशन पहले इसके लिए ट्रू हो गई, तो अब ये क्या रिटर्न करेगा, 25 रिटर्न करेगा। अब वो 20 रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफरेंस आप समझ लो कि ये क्या डिफरेंस है। जो आपका फाइंड मेथड है वो पहला एलिमेंट उठाता है जो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, जो भी एलिमेंट बड़ा होगा 18 से पहला, ठीक है। देखो 2 तो बड़ा नहीं है, 5 तो बड़ा नहीं है, 25 बड़ा है, इसलिए उसने क्या करा, 25 को रिटर्न कर दिया क्योंकि वो पहले आ रहा था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइंड मेथड। तो देखो फाइंड मेथड भी हमारा सेम है। फाइंड मेथड हमारा एक हायर ऑर्डर फंक्शन है, और इसके अंदर जो हम फंक्शन लिख रहे हैं जो कि एक एरो फंक्शन है, ये हमारा एक कॉल बैक फंक्शन है। यहाँ पे मैं लिख देता हूं कॉल बैक फंक्शन, और ये है मेरा हायर ऑर्डर फंक्शन HOF, ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे फाइंड इंडेक्स के बारे में। तो देखो ये साफ साफ इसके नाम से पता चल रहा है फाइंड इंडेक्स। अभी पहले क्या था, ये फाइंड वाला ये कर रहा था, एक एलिमेंट को फाइंड कर रहा था जो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब ये क्या करता होगा, इसके नाम से पता चल रहा है फाइंड इंडेक्स, ये एक एलिमेंट के इंडेक्स को फाइंड करेगा, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात लिखी, हम पढ़ लेते हैं। द फाइंड इंडेक्स मेथड एग्जीक्यूट अ फंक्शन फॉर ईच एरे एलिमेंट। द फाइंड इंडेक्स मेथड रिटर्न द इंडेक्स पोजिशन ऑफ द एलिमेंट दैट पासिस द टेस्ट, ठीक है। तो सेम वही बात है इसमें भी। मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक इसको क्लियर करता हूँ, और फिर मैं लिखता हूँ 2 टाइम्स डॉट फाइंड इंडेक्स। ये क्या करता है, ये भी एक हायर ऑर्डर फंक्शन है, और अपने अंदर लेता है ये एक और फंक्शन। तो मैं एक एरो फंक्शन बना देता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ ब्लेम,
तो ये मैं ब्लेम इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूं कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट आप कुछ भी नाम दे सकते हो, आपका जो मन है, चाहे ब्लेम दे दो, चाहे एलिमेंट दे दो, अपना नाम दे दो, किसी और का नाम दे दो, अपने कॉलेज का नाम दे दो, या आपको आप चाहो तो सिंगल एक नाम रख लो, आई रख लो, ठीक है, आई भी रख सकते हो, ठीक है। तो मैंने, क्योंकि मुझे बताना है आपको कि यहाँ पे आप कुछ भी नाम रख सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लेम रखा है जो कि मेरा नाम है, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या रखोगे, आप जो रिटर्न में ब्लेम इज ग्रेटर देन ब्लेम इज ग्रेटर देन 15, और ये मैं 25 हटा देता हूँ और मैं ये सेव करता हूँ, ठीक है। अब देखो ये क्या करता है, जो आपका फाइंड इंडेक्स मेथड है, ये क्या करेगा, जो भी आपने कंडीशन लिखी है, जो भी इसको पहले सेटिस्फाई करेगा उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा, उस एलिमेंट को रिटर्न नहीं करेगा, उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा। तो देखते हैं पहले, क्या 2 बड़ा है 15 से, तो नहीं, इसके लिए तो फॉल्स हो गया। क्या 5 बड़ा है 15 से, ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है। क्या 10 बड़ा है 15 से, तो ये भी फॉल्स हो गया। क्या 15 बड़ा है 15 से, तो नहीं, वो भी फॉल्स हो गया। क्या 20 बड़ा है 15 से, तो हाँ, ये तो ट्रू है। तो जो देखो इसकी लास्ट कंडीशन है वो ट्रू हो गई। तो कौन से नंबर पे है, 0 1 2 3 एंड 4, तो इसको क्या करना चाहिए, 4 रिटर्न करना चाहिए। देखते हैं हम इसको। तो आप देखोगे इसने इंडेक्स नंबर 4 रिटर्न करा है, जो कि है 20, मतलब कि जो भी चौथे नंबर पे है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मैं ऐसे करता हूँ, एक और चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा 25, ठीक है, ये दिखाने के लिए कि अब भी वो क्या करेगा, 4 ही रिटर्न करेगा क्योंकि वहां पे 25 है, ठीक है। तो वो क्या करता है, जो भी आप कंडीशन लिख रहे हो, जो भी पहला एलिमेंट इसको सेटिस्फाई कर देगा इस कंडीशन को, उसका वो इंडेक्स नंबर रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो बहुत ही छोटा सा था हमारा ये फाइंड इंडेक्स मेथड। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं सम मेथड, ठीक है। अब इसके नाम से पता नहीं चल रहा है ये सम मेथड करता क्या है, तो हम इसको देखते हैं कि ये क्या करता है। बड़ा ही लंबा चौड़ा इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। The sum method check if an array element passes a test provided as a callback function. The sum method execute the callback function once for each array element. The sum method return true and stop if the function return true for one of the array element. ठीक है। The sum method return false if the function return false for all the array element. तो देखो ये भी थोड़ा मिलता जुलता है, जो अभी हमने कुछ देर पहले ट्रू एंड फॉल्स वाला पढ़ा था, जो हमारा एवरी मेथड वाला था, थोड़ा थोड़ा ये इससे मिलता जुलता है, ठीक है। तो कहाँ गया ये, हाँ, ये जो सम मेथड है ये क्या करता है, मैं इसको पहले करके दिखाता हूँ आपको। मैं इसे पूरा क्लियर करता हूँ, लिखता हूँ 2 टाइम्स, क्योंकि ये एक मेथड है एरे का, तो डॉट लगा के सम, और इसके अंदर मुझे एक फंक्शन देना है जो कि मैं एरो फंक्शन चूज करूंगा। इस बार मैं यहाँ पे लिखूंगा आई, यहाँ पे लिखूंगा आई इज ग्रेटर देन 10। तो देखो ये क्या करता है, हाँ, तो क्या करता है भाई ये फंक्शन, द सम मेथड रिटर्न फॉल्स, द सम मेथड रिटर्न ट्रू इफ द फंक्शन रिटर्न ट्रू फॉर, हाँ। तो देखो ये क्या करता है, जो भी आप कंडीशन लिख रहे हो, जिस भी एलिमेंट के लिए अगर ट्रू होगी तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। जैसे कि आप देखोगे 10, जो 15 है, 15 बड़ा है 10 से, तो ये ट्रू हो गया। तो अगर इसे कोई भी ऐसा एलिमेंट मिलेगा जो भी उससे बड़ा है, तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। अगर इसे नहीं मिलता कोई एलिमेंट, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती किसी भी एलिमेंट के लिए, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देता। मैं ये चीज करके दिखाता हूं। अभी मैंने एक यहाँ पे एक ऐसा एरे बना दिया जिसकी ये जो कंडीशन है सबके लिए फॉल्स हो रही है, तो वो क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। और अगर उसे कोई एलिमेंट मिल जाएगा जो कि इस कंडीशन के लिए ट्रू होगा, जैसे कि 25 इज ग्रेटर देन 10, तो जैसे ही उसे कोई एलिमेंट मिल जाएगा जो ट्रू है, तो ये कर देगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। तो थोड़ा थोड़ा बहुत मिलता जुलता है ये एवरी मेथड से। तो यहाँ पे भी ऐसे ही दे रखा है, देखो सब मेथड लगा रखा है, यहाँ पे एक एरो फंक्शन बना रखा है, और इसमें लिख रखा है कि कंडीशन है रिटर्न में कि कोई भी एलिमेंट अगर कोई 4 से बड़ा है तो ये करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। तो देखोगे 6 से मिल जाएगा, 6 पे ये ट्रू हो जाएगी कंडीशन इसके लिए। तो जैसे ही 6 पे इसके लिए कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर ये कंडीशन कहीं भी ट्रू नहीं होगी तो क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स की कहानी है छोटी मोटी। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे फिल मेथड के बारे में। तो जो ये फिल मेथड है ये क्या करता है, तो वापस आते हैं अपने कोड में, और मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। एक्चुअली मैं इसको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो जो ये फिल मेथड है, इसके नाम से पता चल रहा है ये फिल करता है।
ये क्या फिल करता है? ये हमारे एरे को फिल करता है। तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। द फिल मेथड फिल्स द स्पेसिफाइड एलिमेंट इन एन एरे विद अ वैल्यू। द फिल मेथड ओवरराइड्स द ओरिजिनल एरे। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये करता है ओवरराइड्स द ओरिजिनल एरे। स्टार्ट एंड एंड पोजीशन कैन बी स्पेसिफाइड इफ नॉट ऑल द एलिमेंट विल बी फिल्ड। देखो सीधी सी बात है, ये क्या करता है, आप जो भी डॉट फिल्ड लगा के लिखोगे, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 2 टाइम्स डॉट फिल और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10। ये क्या करेगा, डॉट लगा के आप जो भी लिखोगे, जितने भी एलिमेंट है उसको रिप्लेस कर देगा जो भी आप डॉट फिल लगा के लिख रहे हो। इसका मतलब कि अभी मेरे एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो 10 से रिप्लेस हो जाएंगे। आप देखोगे यहाँ आगे देखोगे तो 10 10 10 10 आ रहा है और मेरा पहले एरे था 2 5 10 और 15 था, ठीक है। तो इसने क्या करा, इसको पूरा का पूरा रिप्लेस कर दिया। तो देखो इससे कोई बात नहीं बनी, ठीक है ना। मुझे अपने पूरे एरे में अगर एक ही एलिमेंट डालना है तो ये करना ठीक रहेगा, लेकिन मुझे कुछ ज्यादा ऑप्टिमाइज तरीका लग नहीं रहा। तो इसका एक और फायदा क्या है कि आप बता सकते हो कि किस एरे से कहां तक होना चाहिए। ये आप अगर देख रहे हो 2,4 तो ये इंक्लूडेड वाला है और ये एक्सक्लूडेड वाला है इंडेक्स एरे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 0,1 तो वो क्या करेगा, जो 0 पे है उसको तो करेगा लेकिन 1 वाले पे नहीं करेगा। अब ये क्या करेगा, जो जहां पे 2 लिखा है मतलब कि जो कि 0 इंडेक्स है सिर्फ उसको ही करेगा। देखो अब क्या करा उसने, सिर्फ 10 जो 0 पोजीशन में है सिर्फ उसको ही रिप्लेस करा और आगे वाले को नहीं करा। मतलब कि आप जो बाद में लिखोगे ना उससे वो एक पहले करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको लिख दूं यहाँ पे 2, ठीक है, मैं चलिए यहाँ पे आपको थोड़ा लिख के दिखाता हूँ ठीक से। देखो यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, ठीक है। आपने लिखा 0,2 तो क्या करेगा, इसको इंक्लूड करेगा, इसे इंक्लूड करेगा, लेकिन जो आपने 2 लिखा है ना इसे इंक्लूड नहीं करेगा वो, ठीक है। तो सिर्फ जो स्टार्टिंग के 2 हैं उसको ही वो 10 करेगा। अगर हम वापस जाके देखेंगे तो वो स्टार्टिंग के 3 कर दिया आई थिंक इसने। 3 कैसे कर दिया इसने, अ, तो अच्छा आई थिंक ये मैं थोड़ा गलत बता दिया मैंने, 0 1 2 3, ठीक है। तो देखते हैं अभी देखते हैं इसको, ठीक है। 0 1 2 3 और 0 से 1 तक, मतलब कि स्टार्टिंग का सिर्फ एक करना चाहिए ना, ठीक है। स्टार्टिंग का एक तो ओके ओके, एक एलिमेंट मेरा पहले से 10 था। ओके, काफी कंफ्यूजन हो जाता है ऐसी छोटी छोटी बातों में मुझे। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसे मैं कर देता हूँ क्या कर देता हूँ मैं इसे 65 कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं पहले ठीक बता रहा था, जो पहले वाला होता है वो इंक्लूड होता है और जो लास्ट वाला होता है वो एक्सक्लूड होता है। मतलब कि इस इंडेक्स से स्टार्ट होगा और ये जो इंडेक्स आपने लिखा है उससे वो एक पहले जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3, ठीक है, अगर यहाँ पे लिख दूंगा मैं 3 तो दोबारा देखो 0 1 2 3, ये मैंने लिखा है इनका इंडेक्स नंबर। तो 3 से पहले मतलब कि 65 तक करेगा वो। तो देखो 65 तक करा उसने, सिर्फ आखिरी वाले को उसने नहीं करा, ठीक है। तो आई थिंक आप ये मेरी मेरी वाली बात समझ गए होगी कि इसके अंदर 2 वैल्यू लिखनी है, ठीक है। और जो दो वैल्यू आप लिखोगे, जो पहले वाली है वो तो इंक्लूड लेगा, वो तो इंक्लूड कर देगा उसको, ठीक है। लेकिन जो बाद वाली है उसको एक्सक्लूड कर देगा, मतलब कि उससे वो एक पहले लेगा। अगर आपने 3 लिखा है तो सिर्फ 2 तक करेगा, 2 लिखा है तो सिर्फ 1 तक करेगा, और 1 लिखा है तो ऑफकोर्स नॉर्मल सी बात है 0 तक करेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये थी हमारी छोटी सी बात। हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको एक और तरीके से यूज कर सकते हैं। मैं एक चीज करके दिखाता हूँ, जैसे कि मुझे एक एरे बनाना है, ठीक है। मैंने एक एम्प्टी एरे बना दिया, लाइक हाईएस्ट स्कोर मैंने एक एम्प्टी एरे बना दिया। और फिर मैं क्या करूंगा, लिखूंगा हाईएस्ट एरे डॉट लेंथ, लिखूंगा इक्वल टू 10, ठीक है। अब क्या होगा, जो मैंने एक एम्प्टी एरे बनाया और मैंने उसकी लेंथ कर दी 10, मतलब कि उसके अंदर 10 एलिमेंट आ सकते हैं। अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा इसका हाईएस्ट स्कोर डॉट फिल, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं, लाइक मुझे उसका हाईएस्ट स्कोर है 235, और इसको मैं एक नए एरे के अंदर ले लेता हूँ, हाईएस्ट स्कोर कॉपी, ठीक है। देखो अब ये क्या करता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये बड़ी अच्छी ट्रिक है वैसे। देखो इसमें मैंने क्या करा, मैंने पहले एक एरे बनाया हाईएस्ट स्कोर नाम का,
जिसको कि मैंने क्या इनिशियलाइज करा, एक एम्प्टी एरे इनिशियलाइज करा, फिर मैंने डॉट लेंथ से उसको क्या करा, उसको 10 की लेंथ दे दी, ठीक है, मतलब कि उसके अंदर 10 एलिमेंट आ सकते हैं। फिर मैंने फिल मेथड का यूज करा, उसके अंदर क्या कर दिया, 235 फिल कर दिया। तो अब क्या होगा, 10 जगह पे 235 फिल हो जाएगा बड़ी आसानी से, ठीक है। तो ये छोटी सी ट्रिक है, कभी कभी काम आ जाती है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने, हमने फिल मेथड भी पढ़ लिया, और अब हम पढ़ेंगे सॉर्ट मेथड के बारे में। तो सॉर्ट मेथड बड़ा फेमस है, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ और मैं एक एरे लेता हूँ, और मैं लूंगा एरे कुछ ऐसे 3 टाइम्स, और मैं लिखूंगा इसमें 3 की टेबल, 3,6,9,12,15,18, ठीक है। मैंने इसके अंदर 3 की टेबल लिख दी, और फिर हम एक और वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट रिजल्ट नाम का, जिसके अंदर कि हम देखेंगे कि क्या होता है, और फिर उस रिजल्ट को लॉक करवाएंगे। अभी देखते हैं सॉर्ट मेथड कैसे काम करता है। तो आपने लिखा 3 डॉट सॉर्ट, एक्चुअली मैं इसको थोड़ा ऊपर नीचे दे देता हूँ, लाइक 6,12,15,30, और सेव करता हूँ। और अब मैं जाके अपना आउटपुट देखता हूँ, तो आपको देखोगे कुछ आउटपुट ऐसा मिलेगा, 12, 15, 30 एंड 6, ठीक है। तो अभी आपको लग रहा होगा कि मैंने सॉर्ट मेथड का यूज करा, लेकिन इसने तो मुझे सेम टू सेम दे दिया, आई थिंक सेम ही है नहीं, 12, 15, अच्छा कुछ चेंज करा उसने, ठीक है। एक्चुअली मैं इसको यहाँ पे ऐसे करता हूँ, न्यू एरे, और यहाँ पे मैं एक और लेता हूँ ओल्ड एरे, मुझे देखना पड़ेगा पुराने एरे को वो तो नहीं कर रहा, एक्चुअली पुराने एरे को वो कर रहा है, ओवरराइट कर रहा है, तो ये मेरी ट्रिक काम नहीं आएगी, और एक्चुअली मैं इसको पुराना एरे ही करवा देता हूँ पूरा, रिजल्ट करूँ या कोई भी करूँ बात तो सेम ही है, ठीक है। तो देखोगे, आप देखोगे जब मैंने डॉट सॉर्ट का यूज करा मेथड का, इसने सॉर्ट नहीं करा मेरे एरे को। अगर आप यहाँ के देखोगे 12, 15, 30 और 6, इसने थोड़ा सा सीक्वेंस तो चेंज करा है, देखो पहले था 6, 12, 15, 30, थोड़ा इसने सीक्वेंस तो चेंज करा है, लेकिन इसने क्या करा, इसको एरे को सॉर्ट नहीं करा, इसके नाम से लग रहा है सॉर्ट, लेकिन सॉर्ट नहीं करा। तो देखो इसकी प्रॉब्लम क्या होती है, जो हमारा सॉर्ट मेथड है, ये क्या करता है, जो आपका एरे है उस एरे को कन्वर्ट करता है पहले किसमें, स्ट्रिंग में, और फिर स्ट्रिंग में जो पहले आता है जो बाद में आता है, उस हिसाब से ये क्या करता है, उसको सॉर्ट करता है। इसीलिए ये क्या है, जो हम नंबर वाला यूज कर रहे हैं, ये काम नहीं आ रहा, ठीक है। अगर ये काम नहीं आ रहा तो ये तो हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। अगर ये नंबर वाइज हमें एरे करके नहीं दे सकता सॉर्ट हमारे एरे को, तो हमारे तो किसी काम का नहीं है ये। तो आपकी बात तो ठीक है कि हमारे किसी काम का नहीं है, बट हम इसमें एक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम थोड़ी इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, द सॉर्ट मेथड सॉर्ट्स द एलिमेंट ऑफ एन एरे, द सॉर्ट ओवरराइड्स द ओरिजिनल एरे, द सॉर्ट द एलिमेंट एज स्ट्रिंग इन अल्फाबेट एंड असेंडिंग ऑर्डर। तो ये वाली आप लाइन अगर ध्यान से पढ़ो, स्ट्रिंग इन अल्फाबेट एंड असेंडिंग ऑर्डर, तो पहले आप जो भी उसमें एरे दे रहे हो, उस एरे को वो कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग में, और फिर उनको असेंडिंग ऑर्डर में देता है। इसलिए अभी यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे आ रहा है, क्योंकि उसने क्या करा, इस पूरे एरे को, नंबर वाले एरे को, हर एलिमेंट को क्या करा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा, और फिर जिस जिस हिसाब से उनकी वैल्यू आ रही थी उनको सॉर्ट कर दिया। तो इससे बचने का तरीका क्या है, हम इसके अंदर एक कंपेरिजन फंक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे, कंपेरिजन फंक्शन, तो मैं एक एरो फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है। अभी पहले मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, ए कॉमा बी, और यहाँ पे लिखता हूँ ए माइनस बी। अब अगर आप देखोगे तो आपको आउटपुट एकदम ठीक मिलेगा, देखो 6, 12, 15, 30, तो मेरा एरे देखो एकदम ठीक से सॉर्ट हो गया। तो ये एरे सॉर्ट कैसे हुआ, तो जो मेरा पहले सॉर्ट मेथड था, उसके अंदर मैंने एक और कंपैरिजन फंक्शन लिख दिया, ठीक है। ये कंपैरिजन फंक्शन क्या करता है, दो एलिमेंट को लेता है और फिर उनको क्या करता है, माइनस करता है। अगर उसको माइनस करने के बाद उनका सम अगर नेगेटिव आया, मतलब कि a माइनस बी नेगेटिव आया, तो वो क्या करेगा, इस तरफ रख देगा। अगर पॉजिटिव आया तो इस तरफ रख देगा, और जीरो आया तो उसको वहीं पे छोड़ देगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ठीक से समझाता हूँ। यहाँ अगर वापस आए हम, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इफ द रिजल्ट इज नेगेटिव, ए इज सॉर्टेड बिफोर ए, मेरे पास मान लो दो एलिमेंट है, जैसे कि 10 और 20 है,
ठीक है। फिर आपने करा 10 माइनस 20, तो ये आ गया -10। अगर ये रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है तो क्या करेगा, उसको पहले सॉर्ट कर देगा, ठीक है ना। देखो जो सॉर्ट मेथड है वो ठीक से सॉर्ट नहीं कर सकता, लेकिन वो क्या कर सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो को सॉर्ट कर सकता है। इसलिए हम क्या यूज करते हैं, इसके अंदर एक कंपैरिजन फंक्शन यूज करते हैं, जो कि क्या करता है, पहले दो एलिमेंट उठाएगा, ठीक है, इनका नेगेटिव, इनका सम करेगा, 6 माइनस 12, जो कि आएगा -6। तो -6 को क्या करेगा, वो पहले रख देगा, ठीक है। तो ये ऐसे करके सारे एलिमेंट को उठाता है और एक एक करके उनके करेगा, सॉर्ट कर देगा। इसीलिए आप क्या करोगे, पूरी जावास्क्रिप्ट से लेकर रिएक्ट तक जब भी आपको एक एरे को सॉर्ट करना होगा, हमेशा ये मेथड यूज करोगे आप, हमेशा हमेशा। आप डीएसए करोगे तो भी आप ये मेथड यूज करोगे, आप अगर रिएक्ट की ऐप लिखोगे तो भी आप ये मेथड यूज करोगे, और अगर आप कुछ भी करोगे, आपको जब भी एरे को सॉर्ट करना होगा, तो या तो आप एक अलग से फंक्शन लिखोगे डीएसए वाला, वो बहुत लंबा चौड़ा होता है, 7-8 लाइन का फंक्शन होता है, या फिर आप ये यूज करोगे। लेकिन अगर आप ज्यादातर जगह देखोगे तो आप देखोगे ये सॉर्ट वाला मेथड ही यूज हो रहा होगा, क्योंकि ये क्या करता है, बहुत ही इजीली सॉर्ट कर देता है हमारे एरे को। अगर आप चाहते हो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाए, तो आप इसको क्या कर दो, b-a कर दो, तो आप देखोगे ये क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। देखो 30, 50, 12 और 6, इसने क्या करा, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। और अगर आप a-b कर दोगे तो क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में वो उसको, उस एरे को सॉर्ट कर देगा। तो ये था हमारा सॉर्ट मेथड, जो कि पहले असेंडिंग ऑर्डर में हुआ और एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर में हुआ, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे फॉर ईच मेथड के बारे में, ठीक है। तो मैं सब कुछ हटा देता हूँ, एक्चुअली मुझे अब इसकी भी नीड नहीं पड़ेगी। तो अब हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो है हमारा फॉर ईच मेथड। तो जो हमारा फॉर ईच मेथड है, ये एक्चुअली मेथड नहीं, ये एक लूप है, ठीक है। तो अभी आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही होगी कि ये लूप कैसे है, तो मैं बताता हूँ। देखो जो हमारा फॉर ईच है, ये टेक्निकली तो ये एक मेथड है, बट ये एक लूप है। यहाँ पे अगर आप ये वाली लाइन देखोगे, टेक्निकली फॉर ईच इज नॉट अ लूप बट इट एक्ट लाइक अ लूप। ये लूप नहीं है एक मेथड, ठीक है। जो हमारा फॉर ईच मेथड है, ये है हमारा एक मेथड, बट ये एक्ट करता है एज अ लूप, ठीक है। फॉर ईच इज अ मेथड। तो उसको मैं करके दिखाता हूँ। तो देखो क्योंकि ये एक लूप की तरह एक्ट करता है, तो आपको इसको किसी वेरिएबल के अंदर रखने की नीड नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली लिख सकते हो 3 टाइम्स डॉट फॉर ईच, और फिर हमें क्या करना है, ओके ओके, डायरेक्ट मुझे बॉडी खोलनी है फॉर ईच। नहीं नहीं, मुझे इसके अंदर फंक्शन लिखना है। यहाँ पे लिखूंगा मैं अपना नाम, जो कि है ब्लेम, और क्योंकि रिटर्न कराना है तो ब्लेम ही रिटर्न करवा लेते हैं बार बार। और अब मैं इसको सेव करूंगा, और यहाँ पे कुछ नहीं आया, तो यहाँ पे कुछ क्यों नहीं आया भाई, 3 टाइम्स डॉट फॉर ईच, उसके अंदर आपने एक फंक्शन बनाया। अच्छा, लॉग नहीं करवाई ना मैंने वैल्यू, अच्छा मैंने वैल्यू रिटर्न करवा दी, लॉग नहीं करवाई। तो उसको मैं क्या करता हूँ, लॉग करवा देता हूँ ब्लेम की वैल्यू को, ठीक है। देखो अब मेरे पास आ गया 6, 12, 15 और 30। तो समझते हैं ये हमारा क्या है। तो देखो नॉर्मली क्या है, आप अगर कहीं भी जाके पढ़ोगे, तो जो फॉर ईच है उसकी जो काउंटिंग है लूप्स के अंदर नहीं होती, बट ये एक्ट करता है एज अ लूप। ये लूप है नहीं, ठीक है। फॉर ईच हमारा एक लूप नहीं है, बट ये एक्ट करता है एज अ लूप। ये हमारा एक मेथड है। ये क्या करता है, एक एक करके एरे के एलिमेंट को उठाता है और इसके अंदर रखता जाता है, जो भी आप फंक्शन बनाओगे, ठीक है। फॉर ईच हमारा एक हायर ऑर्डर फंक्शन है, और उसके अंदर जो मैंने फंक्शन लिखा है वो हमारा एक कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है। और वो क्या करता है, एक एक करके एलिमेंट को उठाता है, इसके अंदर रखता है, और जैसे एक नॉर्मल लूप चलता है वैसे ये इसको चलाता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आप देखोगे हमारा जो आउट, इसलिए मैंने इसको किसी एक उसके अंदर नहीं रखा, किसी एक वेरिएबल के अंदर नहीं रखा, क्योंकि ये एक लूप की तरह काम करता है। देखोगे इसने 6, 12, 15 और 30। लेकिन अब बात आती है, हमारे पास पहले से इतने सारे लूप हैं, ठीक है, तो हमें एक और लूप की क्या नीड पड़ गई। लेकिन देखो जो ये वाला लूप है ना, ये काफी एडवांस है,
इसमें आप जो भी पहला पैरामीटर दोगे ना वो एलिमेंट होगा, जो दूसरा पैरामीटर दोगे वो इंडेक्स होगा, और तीसरा वाला तो खैर पूरा एरे होगा। तो इसकी तो नीड पड़ेगी नहीं आपको, इंडेक्स की पड़ सकती है। तो यहाँ पे आप एक और लिख दो ब्लेम, और यहाँ पे आप लिख दो ब्लेज। ठीक है, अब जो दूसरा वाला है वो क्या होगा, इसका इंडेक्स होगा। अगर देखो यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूं, अब अगर आप देखोगे 6 इज द इंडेक्स ऑफ 0, 12 इज द इंडेक्स ऑफ 1। तो देखो उसने क्या करा, जो दूसरा पैरामीटर आया, देखो जो ब्लेम आया, मतलब कि जो पहला पैरामीटर आ रहा है इस फंक्शन के अंदर वो होगा आपका एलिमेंट एरे का, जो दूसरा इसके अंदर पैरामीटर आ रहा है वो होगा उस एलिमेंट का इंडेक्स। तो ये इसकी काफी यूजफुल चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं जाके देखूं तो यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी है इसके बारे में, तो आप इस इंफॉर्मेशन को पढ़ लेना, काफी काम की इंफॉर्मेशन है ये। तो इन जावास्क्रिप्ट द फॉर ईच मेथड इज यूज्ड टू लूप ओवर द एलिमेंट ऑफ एन एरे एंड एग्जीक्यूट अ कॉलबैक फंक्शन। तो जो इसके अंदर लिखा है वो एक कॉलबैक फंक्शन है फॉर ईच एलिमेंट। द सिंटेक्स फॉर ईच इज एज फॉलोइंग। तो यहाँ पे सिंटेक्स लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है कि ये लूप नहीं है, ये एक क्या है, एक मेथड है। और यहाँ पे पूरा लिखा है कि इसके बारे में, कि इसके बारे में क्या जानकारी है। तो मैंने अभी आपको पूरा करके दिखा दिया कि ये फॉर ईच कैसे काम करता है। ठीक है, अभी आप देखो ना, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ना बहुत सारे लूप्स हो गए हैं। मैं एक बार इसकी लिस्ट बनाता हूँ ताकि आपको थोड़ा रिवीजन भी हो जाए। तो सबसे पहला लूप हमने पढ़ा था फॉर लूप। ठीक है, सबसे पहला लूप पढ़ा था फॉर लूप, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1। फॉर लूप पढ़ा था सबसे पहले हमने, फिर हमने पढ़ा था वाइल लूप, फिर हमने पढ़ा डू वाइल लूप, फिर हमने पढ़ा फॉर क्या था वो, फॉर इन लूप, फिर हमने पढ़ा फॉर ऑफ लूप, और फिर अभी हम छठा पढ़ रहे हैं जो कि एक लूप नहीं है, तो उसको मैं एक और नीचे लिखूंगा 6 फॉर ईच लूप। ठीक है, अगर आप क्या करोगे, आप किसी भी डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे, आप कहीं भी पढ़ोगे, तो आपको देखो जो लूप की डेफिनेशन दिखेगी ना, आपको ये 5 लूप दिखेंगे। इसका मतलब अगर आपको कभी भी कोई क्वेश्चन पूछता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कितने लूप हैं, तो आप आराम से बता सकते हो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर 5 लूप हैं। तो एक्चुअली मैं थोड़ा डिस्कस भी कर लेता हूँ कि इनके बारे में क्या-क्या है। देखो जो फॉर लूप है ना, वो क्या करता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चलता है। तो जब आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चलना है, तो आप क्या करो, फॉर लूप का यूज करो। व्हाइल लूप क्या करता है, ये कंडीशन बेस होता है। ठीक है, इसके अंदर अगर आपको कोई कंडीशन है, अगर आप वो लिखोगे तो ये बहुत अच्छा चलेगा। और जो आपका डू वाइल लूप है, ये क्या करता है, ये एक बार एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ वंस, वंस ट्रू। ठीक है, जो आपका डू वाइल लूप होता है, अगर वो एक बार आपकी कंडीशन ट्रू है तो एक बार तो कंडीशन ट्रू होती है, और फिर उसके बाद कंडीशन चेक करता है। इसका मतलब कि जब भी आपको कोई काम एक बार कराना है और फिर उसके बाद आपको उसको चेक करना है, तो आप यूज करते हो डू वाइल लूप का। फिर था हमारा फॉर इन लूप, ये हमारा एरे के लिए था। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर आपको एरे की लेंथ नहीं लिखनी पड़ती है। इसके अंदर आपको एरे की वो नहीं देनी पड़ती है कि लेंथ कितनी है, कहाँ से स्टार्ट है। जो हमारे स्टार्टिंग के 3 एरे है उसमें देना पड़ता है कि 0 से स्टार्ट हो रहा है एरे, और एरे की जो लेंथ तक है वहां तक चलो। तो स्टार्टिंग के 3 लूप थोड़े टिपिकल है। और फिर जो हमारे फॉर इन लूप था, इसमें क्या था, आपको कुछ लिखने की नीड नहीं पड़ती थी और काफी शॉर्टकट वाला काम था। ठीक है, और फिर था हमारा फॉर ऑफ लूप जो कि एरे के लिए होता है। ठीक है, जो कि एरे नहीं, जो फॉर इन लूप होता है वो हमारा एरे के लिए होता है। जो हमारा फॉर ऑफ लूप होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट के लिए होता है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट के लिए होता है। और अभी हमने एक और नया लूप पढ़ लिया जो कि हमारा फॉर ईच लूप, जो कि एक मेथड है। अब ये काफी एडवांस लूप है, जो हमारा फॉर ईच है ये काफी एडवांस है। देखो इसमें क्या है, इसमें क्या है, आपको इंडेक्स भी मिल रहा है। जो आपके ये जो पहले वाले मेथड थे, कहाँ गए हमारे, जो ये आपका फॉर इन लूप था, इसमें आपको क्या था, एरे की लेंथ नहीं मिलती थी। ठीक है, एरे की लेंथ नहीं मिलती थी और आपको एरे का इंडेक्स नहीं मिलता था। उसके लिए आपको वो ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट वगैरह करना पड़ता था, जो हम पहले कर रहे थे एक बार। तो उसमें काफी डिफिकल्टी थी। तो ये ज्यादा यूजफुल है कि आप क्या है, जब भी आपको एरे को लूप करवाना है, ठीक है, और आप नहीं चाहते कि आप लंबा लंबा लिखो कि उसकी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, उसका एंडिंग पॉइंट क्या है, तो आप क्या यूज करो, आप फॉर ईच यूज करो बिना सोचे समझे। आप बिल्कुल मत जाना फॉर ऑफ या फॉर इन में, आप डायरेक्टली यूज करो फॉर ईच लूप को। तो काफी ज्यादा बढ़िया लूप है, और मैंने यहाँ पे 6 के 6 लूप के बारे में आपको बता दिया। तो इसी प्रकार से हमारे
6 के 6 जो लूप हैं ये खत्म होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे छोटा सा पॉइंट है, उसको हम पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो राइट सम फंक्शन फॉर अबव एरो फंक्शन, रिमेंबर वी कैन पास फंक्शन इन आर्ग्यूमेंट एज वेल। तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश करी जा रही है कि अभी तक आपने जितने भी फंक्शन लिखे हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो एरो फंक्शन ही हो। तो जितने मैंने अभी तक फंक्शन लिखे हर जगह पे वो एक एरो फंक्शन था। अगर आप चाहते हो तो वहां पे आप एक दूसरा फंक्शन भी बना सकते हो। तो मैं जल्दी से आपको करके दिखाता हूँ, अगर मुझे कोई अच्छा मिले। हाँ, ये सॉर्ट वाला उठाता हूँ मैं इसे उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ लाके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। देखो ये कुछ नहीं कर रहा है, ये क्या करता है, हमारे एक एरो को हमारे सॉर्ट कर रहा है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप एरो फंक्शन ही यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे एक दूसरा फंक्शन भी यूज कर सकते हो, जैसे कि एनोमलस फंक्शन यूज कर सकते हो, ठीक है। फंक्शन, और इसके अंदर पैरामीटर होता है एक, जो कि मेरी फंक्शन की बॉडी, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा a कॉमा बी, और फिर मैं रिटर्न करा दूंगा a माइनस बी, और मैं इसे सेव करूंगा। तो अब भी देखोगे अब भी मेरा सेम चल रहा है, ठीक है। मैंने क्या करा यहाँ पे, जहां पे मेरा पहले एरो फंक्शन लिखा था उसको मैंने चेंज कर दिया एनोमलस फंक्शन से। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन भी यूज कर सकते हो, जो कि एक क्या होता है, नाम वाला फंक्शन, लाइक सॉर्ट एरे। आप ये भी यूज कर सकते हो। आप कोई भी यहाँ पे आपको वो नहीं दे रखा कि आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे, क्योंकि एरो फंक्शन लिखना ज्यादा आसान होता है, एक लाइन में आ जाता है। इसलिए मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पे, सबके अंदर मैंने क्या यूज करा है, एरो फंक्शन यूज करा है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हो। मैंने अभी आपको दोनों करके दिखा दिए, मैंने आपको एरो फंक्शन भी यूज करके दिखा दिया, मैंने आपको एनोमलस फंक्शन भी यूज करके दिखा दिया, और मैंने आपको जो हमारा कैजुअल फंक्शन होता है, जो कि नाम वाला फंक्शन होता है, जिसे कि हम बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, वो भी मैंने आपको यहाँ पे यूज करके दिखा दिया। तो आप कोई भी फंक्शन को यूज यहाँ पे कर सकते हो। और आप एक और काम कर सकते हो एक्चुअली, आप क्या करो, उस पूरे फंक्शन को उठाओ, ठीक है, और यहाँ कहीं ऊपर बना के रख दो उसे। अब आप क्या करो, यहाँ पे फंक्शन का नाम पास कर दो, लाइक सॉर्ट एरे। अब भी देखो, अब भी ये काम करेगा, देखो अब भी ये सेम काम कर रहा है, अब ये काम भी कर सकते हो, ठीक है तो वही बात जो पहले हो रही थी। बस मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने उस एरे का नाम, जो फंक्शन का नाम था, यहाँ पे सिर्फ नाम लिख दिया। बात वही है, जैसे यहाँ पे फंक्शन आएगा वो यहाँ पे क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल कर लेगा। तो ये वाली बात तो यार हमने पहले भी पढ़ी है कि क्या कर सकते हो, आप किसी फंक्शन में आर्ग्यूमेंट में एक और फंक्शन दे सकते हो, ठीक है। तो काफी नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पे जो मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैंने यहाँ बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं जो मेरा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, वो यही बताने के लिए है कि जो जितने भी आपने अभी तक ऊपर फंक्शन लिखे हैं, जहां जहां पे आपने एरो फंक्शन लिखे हैं, उसको आप रिप्लेस कर सकते हो अपने किसी भी फंक्शन से, ठीक है। किसी भी फंक्शन को कुछ भी नाम दे दो और आप लिख के कर दो उसे। और यहाँ पे देखोगे अच्छे से लिखा भी है, रिमेंबर वी कैन पास फंक्शन इन आर्ग्यूमेंट एज वेल। तो यहीं पे यहाँ पे वही वाली बात हमने बता रखी है। तो अब हम बात करेंगे शेड्यूलिंग के बारे में, जो कि है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो देखते हैं क्या है हमारा शेड्यूलिंग, सेट टाइम आउट एंड सेट इंटरवल। तो इसके लिए हमारे पास छोटी सी यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, इसको हम पढ़ लेते हैं। वी मे डिसाइडेड टू एग्जीक्यूट अ फंक्शन नॉट राइट नाउ बट एट अ सर्टेन टाइम लेटर, दैट्स कॉल्ड शेड्यूलिंग अ कॉल, ठीक है। देयर आर टू मेथड्स फॉर इट्स, एक है सेट टाइम आउट, एक है हमारा सेट इंटरवल। तो समझते हैं कि ये शेड्यूलिंग का मतलब क्या है, या फिर शेड्यूल अ कॉल का क्या मतलब है। तो जैसे कि कभी एक ट्रेन होती है, उसका कुछ शेड्यूल होता है कि वो कितने टाइम बाद चलेगी। तो जब भी हमें जावास्क्रिप्ट में कोई फंक्शन को एकदम एग्जीक्यूट नहीं करना होता है, कुछ समय के बाद एग्जीक्यूट करना होता है, एक सर्टेन टाइम के बाद एग्जीक्यूट करना होता है उस फंक्शन को, तो उसे हम बोलते हैं शेड्यूलिंग अ कॉल। इससे पहले हमने एक और चीज पढ़ी थी जिसका नाम था हमारा इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। तो अगर आपको याद हो तो उसका कुछ ऐसा सिंटेक्स था, जहां तक कि मुझे याद है। तो उसमें क्या होता था, जो हमारा फंक्शन होता था वो खुद ब खुद एग्जीक्यूट हो जाता था, उसमें आपको बताना नहीं पड़ता था कि आपको फंक्शन को कब एग्जीक्यूट करना है। अब जो ये शेड्यूलिंग है ना, शेड्यूलिंग में हम क्या करते हैं, हम फंक्शन को बताते हैं कि आपको कितने समय के बाद एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारा सेट टाइम आउट, एक होता है हमारा सेट इंटरवल। तो दोनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि शेड्यूलिंग का क्या मतलब होता है। शेड्यूलिंग मतलब कि किसी भी काम को आगे को टालना, कि आप उसको कितनी देर बाद करोगे। तो शेड्यूल में क्या होता है, नॉर्मली हम एक फंक्शन देते हैं, वैसे तो हम कोई भी कोड ऑफ ब्लॉक दे सकते हैं, बट नॉर्मली हम एक फंक्शन देते हैं और हम उसको बताते हैं कि आप इतने टाइम के बाद एग्जीक्यूट होना, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने सेट टाइम आउट से। तो यहाँ पे इसकी बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखी है। तो सेट टाइम आउट इज अ बिल्ड इन जावास्क्रिप्ट फंक्शन
that allow you to execute a specified function or code once after a specified delay in millisecond। तो ये क्या होता है, हमारा एक सेट टाइम आउट, हमारा एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है जो कि क्या करता है, दो आर्ग्यूमेंट लेता है, एक वो फंक्शन लेता है, एक वो डिले लेता है। डिले में आपको लिखना पड़ेगा कि आप कितनी देर बाद चाहते हो कि ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो, और जहां पे ये पर्पल में फंक्शन लिखा है वहां पे आप जो भी फंक्शन लिखोगे और जितना डिले बाद लिखोगे उतने टाइम के बाद वो अपने आप ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, क्या कर सकते हो आप यहाँ पे, या तो आप फंक्शन लिख सकते हो, या तो आप कोई कोड ऑफ ब्लॉक लिख सकते हो, मतलब कि आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे इफ एल्स लिख सकते हो। लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, सेट टाइम आउट के अंदर एक फंक्शन ही लिखते हैं नॉर्मली। ठीक है, 99% चांस होता है कि हम उसके अंदर एक फंक्शन ही लिखते हैं। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें, डिले शुड बी इन मिली सेकेंड, तो उसके बारे में हमने बात कर ली। जो डिले आप दोगे वो क्या होगा, मिली सेकेंड में होगा। ठीक है, तो देखो जावास्क्रिप्ट में जब भी कुछ काम होता है ना, कभी भी काम सेकंड्स में नहीं होता, क्योंकि सेकंड्स एक बहुत बड़ा टाइम हो जाएगा उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। इसलिए जब भी हमें सर्वर से कनेक्शन बनाना होता है तो हम कुछ मिली सेकंड में बनाते हैं, हमें कोई काम डिले करना है तो वो भी हम मिली सेकंड में करते हैं। तो जो भी चीज़ें हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो ज़्यादातर मिली सेकंड में होती है, और इस बात का इस सेट टाइम आउट से कुछ लेना देना था, मैं ये बस मैंने ऐसे ही बता दिया। तो दोबारा देखते हैं, तो जो हमारा डिले है वो होता है मिली सेकेंड्स में। तो जो क्या होता है, एक सेकंड होता है उसके अंदर 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, देखो अगर क्या होता है, मैं थोड़ी यहाँ साफ जगह मिले मुझे, तो एक सेकेंड्स के अंदर कितने होते हैं, 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, इसका मतलब जितना भी आप यहाँ पे 1000 दोगे उतना वो मिली सेकेंड्स हो जाएंगे। आई मीन जितने भी आप 1000 दोगे उतने मिली सेकेंड, मतलब कि वो एक सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, इसका यहाँ पे ये हमारा बहुत अच्छे से इसका सिंटेक्स लिखा है सेट टाइम आउट का। पहले आपको सेट टाइम आउट फंक्शन लिखना है। एक्चुअली हम इसको कोड में जाके देखते हैं, हम अपने कोड में आते हैं और अब हम लिखेंगे सेट टाइम आउट, और इसके अंदर दो चीज़ आती हैं, एक पहला फंक्शन और दूसरा कि कितना डिले के बाद आप उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहते हो। ठीक है, तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, मैं इसके अंदर एक एनोमिनस फंक्शन बनाऊंगा। तो ये मैंने बनाया अपना एक एनोमिनस फंक्शन, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, आप कंसोल में क्या लॉक कराओ, क्या दिया है यहाँ पे, अच्छा एक फुल नेम भी ले रखा है, तो लेट एफ एन, लेट एफ एन, यहाँ पे लिख देते हैं ब्लेम, और यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम दे देते हैं एफ एन। ठीक है, और अब मुझे इसका दूसरा जो मुझे उसका आर्ग्यूमेंट देना है वो मुझे बताना है कि ये कितने सेकंड के बाद होगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये 5000, मतलब कि 5 सेकंड के बाद ये क्या हो, अपने आप एग्जीक्यूट हो जाए। अभी अगर मैं यहाँ पे जाके देखूंगा, अभी अब दोबारा देखना, देखो मैं इसे रिफ्रेश करूंगा, 1 2 3 4 5, देखो ये एग्जैक्टली 5 सेकंड के बाद आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा था 5000 मिली सेकेंड। ठीक है, इसको समझते हैं, इसको हमने कोड को क्या लिखा है, अभी हमने क्या लिखा, हमने सेट टाइम आउट फंक्शन का यूज करा। जो सेट टाइम आउट फंक्शन है वो क्या लेता है, वो दो आर्ग्यूमेंट लेता है। ठीक है, एक में आपको स्टार्टिंग में फंक्शन देना पड़ता है, और दूसरा कि वो कितने टाइम बाद वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो पहले इस वाले को समझते हैं, दूसरा वाला है ये क्या है, ये मिली सेकेंड में आपने टाइम दे रखा है। 5000 मिली सेकेंड्स का मतलब होता है 5 सेकेंड्स। ठीक है, इसका मतलब जितना भी आप 1000 दोगे, मतलब कि 6000 मतलब 6 सेकंड, 10000 मतलब कि 10 सेकंड, 20000 मतलब कि 20 सेकंड, 1000 मतलब कि 1 सेकंड। ठीक है, तो ये तो होगी नॉर्मल सी बात। दूसरी बात करते हैं फंक्शन के बारे में, कि आप देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो, या तो आप यहाँ पे एक फंक्शन दे सकते हो, जो आपका यहाँ पे पहला वाला पैरामीटर आर्ग्यूमेंट था, वहां पे या तो आप चाहते हो कोई फंक्शन दे सकते हो, या फिर आप कोई कोड ऑफ ब्लॉक दे सकते हो। अब क्या होता है, 99% चांस होता है कि आप वहां पे एक फंक्शन ही दोगे, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको फंक्शन लिख के दिखाया है। मैंने फंक्शन लिखा, कंसोल डॉट लॉक कराया, और एफ की वैल्यू जो कि उसे यहाँ से मिली, इसीलिए उसने ब्लेम को लॉक कर दिया। ठीक है, अगर मैं वापस जाके देखूं अपने उसमें, अगर मैं से रिफ्रेश करूंगा तो देखोगे 5 4 3 2 1। ठीक है, देखो एग्जैक्टली उतने टाइम बाद आ गया ये हमारा। तो ऐसा होता है हमारा सेट टाइम आउट। ठीक है, और यहाँ पे भी वो सेम टू सेम एग्जांपल दे रखा है, और यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 3000 लिखा है, मतलब कि 3 सेकंड के बाद ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अभी मैंने यहाँ पे एक एनोमिनस फंक्शन लिखा है, यहाँ पे आप एक फंक्शन डिक्लेरेशन लिख सकते हो, जो कि हमारा एक नॉर्मल फंक्शन होता है, जो कि कैजुअल फंक्शन होता है, और या फिर आप लिख सकते हो एक एनोमिनस फंक्शन जो कि मैंने अभी लिखा है, या फिर आप लिख सकते हो यहाँ पे एक एरो फंक्शन।
तो आपका जो भी मर्जी है आप वो फंक्शन लिख सकते हो। नॉर्मली हम इसके अंदर एरो फंक्शन या एनोमस फंक्शन लिखते हैं, नेम वाला फंक्शन इसमें नहीं लिखते हैं। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक बात। अब इसके अंदर बड़ी एक फन एक्टिविटी है यहाँ पे। तो फन एक्टिविटी में क्या है कि आप बहुत सारे यहाँ पे सेट टाइम आउट लिख दो और उनको आप क्या करो, थोड़े थोड़े मिली सेकेंड बाद, थोड़े थोड़े सेकंड बाद उन्हें एग्जीक्यूट कराते रहो। ठीक है, तो हम ऐसे ही करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेट टाइम आउट और उसके अंदर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ और मैं उसको, और जो इसको कितने कितने सेकंड के बाद मैं एग्जीक्यूट करूंगा, तो यहाँ देखते हैं 4 सेकंड के बाद, मतलब कि 4000 मतलब कि 4 सेकंड के बाद। और यहाँ पे मैं उस कंसोल लॉग को कॉपी करने की कोशिश करूंगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और मैं उसे यहाँ लाके पेस्ट कर देता हूँ और फिर मुझे यही फंक्शन कॉपी करना है, पेस्ट करना है, एक और बार पेस्ट कर देता हूँ, एक और बार पेस्ट कर देता हूँ, एक और बार पेस्ट कर देता हूँ और एक और बार पेस्ट कर देता हूँ। और इनका मैं टाइमिंग चेंज कर देता हूँ। देखो जो पहला वाला है वो 4 सेकंड के बाद होगा, जो दूसरा वाला है फिर वो 2 सेकंड मतलब कि 6 सेकंड के बाद, फिर 8 सेकंड के बाद, फिर 12 सेकंड के बाद, और फिर 15 सेकंड के बाद, और फिर जो आखिरी वाला है ये होगा 20 सेकंड के बाद। तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया, मैं आखिरी वाला हटा देता हूँ वरना फिर बहुत ज़्यादा हमें वेट करना पड़ेगा उसका आउटपुट देखने के लिए। और फिर मैं ये चीज़ कॉपी कर लेता हूँ, तो ताकि मुझे ये लिखना ना पड़े इसलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ बार बार, लिखने से अच्छा है। ये हो गया 50% और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे लिख देते हैं योर फाइल इज कम्प्लीटेड 80%। और यहाँ पे इसको दोबारा ले आते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 100% कंप्लीट। ठीक है, और ये एक और लास्ट वाला है क्या, इसको भी मैं उठा लेता हूँ, योर फाइल्स आर रेडी, इसको भी उठा लेता हूँ। मैं बस 2 मिनट ये कोड लिख लूँ फिर मैं बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। और ठीक लिखा गया मैंने, 4000, 6000, 8000, 12000, 15000, 18000। ठीक है, ठीक लिखा है मैंने। तो इसको हम समझते हैं कि हमने इस कोड में क्या करा है, लेकिन इसका पहले हम जाके आउटपुट देखते हैं। ठीक है, तो लोडिंग योर सिस्टम फाइल्स 0% कंप्लीटेड, 50% कंप्लीटेड, 80% कंप्लीटेड, 100% कंप्लीटेड। ये कंसोल डॉट लॉग मैंने कराया ऑफकोर्स फंक्शन में, और योर फाइल्स आर रेडी। ठीक है, अब समझते हैं हमने फंक्शन में करा क्या। तो हमने करा कुछ नहीं इस कोड में, मैंने क्या करा, मैंने बहुत सारे सेट टाइम आउट लिख दिए। ठीक है, ये मैं एक बना रहा हूँ और इसी को मैंने रेप्लिकेट करा है बार बार। मैंने क्या करा, मैंने बहुत सारे सेट टाइम आउट लिख दिए, और जितने भी सेट टाइम आउट है उनके अंदर मैंने एक फंक्शन दिया और मैंने उनके अंदर दिया कि कितने कितने समय के बाद वो एग्जीक्यूट होंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे लिखा है 4000 मतलब कि 4 सेकंड बाद, 6000 मतलब कि 6 सेकंड के बाद, 8000 मतलब कि 8 सेकंड के बाद, 12000 मतलब कि 12 सेकंड के बाद, 15000 मतलब कि 15 सेकंड के बाद। ठीक है, तो और दूसरा के अंदर अंदर क्या है, मैंने बार बार कंसोल में जो लॉग करवा रहा हूँ उसकी वैल्यू मैंने बस चेंज कर दी बार बार। यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, 0% कर दिया, यहाँ पे मैंने इसको 50% कर दिया। तो ये क्या होगा, पहला वाला क्या होगा, 4 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट हो जाएगा। दूसरा वाला क्या है, 6 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट हो जाएगा। तीसरा वाला है वो 8 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये जो है ये हो जाएगा 12 सेकंड के बाद, और फिर वो है 15 सेकंड के बाद, और जो लास्ट वाला है वो हो जाएगा आपका 18 सेकंड के बाद। तो एक के बाद एक ही एग्जीक्यूट होते चले जाएंगे टाइम के हिसाब से, जैसा भी आप इसमें टाइम दोगे उस हिसाब से ये एग्जीक्यूट होते चले जाएंगे। तो ये एक बहुत छोटी सी फन सी वो थी, फन सी एक्टिविटी थी, तो मुझे लगा कि ये देनी चाहिए, तो मुझे काफ़ी काम की लगी है बताने के लिए भी। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि मान लो मैंने एक फंक्शन दिया है अपने जो मेरा सेट टाइम आउट है, और उसके अंदर मुझे उसे एक आर्ग्यूमेंट यूज़ करना है, तो वो आर्ग्यूमेंट मैं कैसे यूज़ करूँगा। तो एक्चुअली ये सब कुछ पहले मैं हटा देता हूँ ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाएँ, और जल्दी से मैं लिखूँगा सेट टाइम आउट, और इसके अंदर मैं लिखूँगा एक फंक्शन जो कि कंसोल में लॉग कराता है मेरा नाम। तो यहाँ पे एक मुझे चाहिए क्या, एफ एन मतलब कि फुल नेम, और यहाँ पे लिखेंगे हेलो हाउ आर यू, डॉलर का साइन लगा के करली ब्रेसेस और एफ एन लिख देता हूँ।
और मैं यहाँ पे कहाँ पे देना था मुझे, हाँ यहाँ पे मुझे देना है कि कितने मिली सेकेंड के बाद ये होगा। मान लेते हैं कि 5 सेकेंड के बाद मुझे ये चाहिए। सेव कर लेते हैं। तो देखो अभी अभी देखो आपको पता है कि इसमें क्या होने वाला है। ये बात हमने पहले ही पढ़ी है। जब भी कोई फंक्शन का आप कोई पैरामीटर देते हो और आप उसको देखो ये क्या होगा, कॉल करा देगा डायरेक्टली उसको। जो सेट टाइम आउट है उसका काम क्या होता है, जो भी इसके अंदर फंक्शन लिखा है वो उसे एग्जीक्यूट करा देगा इस डिले के बाद। लेकिन जैसे ही इसे 5 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करेगा, तो देखो जो FN होगा वो क्या हो जाएगा, वो अनडिफाइंड सेट हो जाएगा अपने आप। तो ये बात हमने एडवांस फंक्शन में पढ़ी थी स्टार्टिंग में। तो आप देखोगे यहाँ पे लिखा है हेलो हाउ आर यू अनडिफाइंड। अब देखो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर मुझे इसके अंदर मुझे इसके जो फंक्शन है उसमें अगर मुझे पैरामीटर देना है तो मैं डायरेक्टली दे नहीं सकता, ठीक है। अगर मैं डायरेक्टली दूंगा तो मुझे फंक्शन कॉल करना पड़ेगा और वो मैं चाहता नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर मैं फंक्शन को कॉल करा के पैरामीटर दूंगा तो वो फंक्शन कॉल हो जाएगा और फिर वो इस टाइम डिले के बाद कॉल नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है, जो इसका दूसरा तरीका है कि आप क्या करो, आप इसमें एक और पैरामीटर दो और उसको माना जाएगा कि आप उसको आर्ग्यूमेंट दे रहे हो उस फंक्शन को। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दे दूं, अगर ये जो मेरा ये फंक्शन है सेट टाइम आउट, इसके अंदर मैं एक और आर्ग्यूमेंट देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्लेम। अब ये क्या है, जो आपने ये ब्लेम लिखा है ना, ये इसे कंसीडर करेगा क्या, कि ये इसका आर्ग्यूमेंट है। जो भी आपने फंक्शन लिखा है इसके अंदर वो इसका आर्ग्यूमेंट है। ये इसके लिए आर्ग्यूमेंट है, ये आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। ये ब्लेम आर्ग्यूमेंट है और यहाँ जाके ये पैरामीटर बन जाएगा, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, ये जो ब्लेम वाली वैल्यू है ये उठ के चली जाएगी इस FN में और फिर ये FN वाली वैल्यू उठ के चली जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अभी आप इसका जाके आउटपुट देखोगे तो आपको इस बार ठीक आउटपुट मिलेगा। मैं इसे एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। 5 4 3 2 1 हेलो हाउ आर यू ब्लेम, ठीक है। तो आप देखोगे अगर आपको किसी सेट टाइम आउट के अंदर अगर आपको क्या करना है, आपको जो आपका फंक्शन है उसको पैरामीटर पास करने हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हो। मान लो कि आपके पास एक और है इसके अंदर, हेलो हाउ आर यू हाउ वाज योर डे, ठीक है। तो इसके अंदर मैं एक और लॉक करवा लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं dy, ठीक है। dy मतलब कि डे, और यहाँ पे लिख देते हैं हाउ वाज योर डे और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ dy। अब देखो अगर मुझे एक और पैरामीटर पास करना है तो मैं क्या करूंगा कि यहीं पे आके एक और दे दूंगा, यहाँ पे एक और कॉमा दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा गुड। अब मैं इसे सेव करता हूँ। अगर अब हम जाके देखेंगे अपने उसमें तो ये 5 सेकंड बाद एग्जीक्यूट होगा और देखो इस बार दोनों आ गए हमारे, हेलो हाउ आर यू। और ये जो ब्लेम है ये मैंने क्या पास करा था, ये मैंने आर्ग्यूमेंट पास करा था, वो जो वहां जाके पैरामीटर बन गया, ठीक है। और दूसरा देखते हैं हाउ वाज योर डे, तो यहाँ पे लिखा रहा है गुड। तो जो गुड लिखा आ रहा है ये कैसे आ रहा है मेरा, क्योंकि मैंने बाद में दिया है इसको एज अ पैरामीटर। अब जितने भी आप लाइन वाइज करते रहोगे उतने ये लाइन वाइज उनको लेता रहेगा। तो यहाँ पे बस ये बताने की यहाँ पे कोशिश करी गई है कि जब भी आपको सेट टाइम आउट के अंदर जो आपने फंक्शन बनाया है उसको अगर आपको आर्ग्यूमेंट देने हैं तो वो आप कैसे दोगे। तो वो आप डायरेक्टली दे नहीं सकते, तो आपको क्या करना है, जो आपका फंक्शन है सेट टाइम आउट वाला उसी के आर्ग्यूमेंट में जो आपका टाइम टाइम डिले है उसके बाद कॉमा लगा के दोगे तो वो उसको क्या ले लेगा, एज अ आर्ग्यूमेंट ले लेगा, ठीक है। तो ये वाली बात हमारी कंफर्म हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि मान लो कि मुझे कैंसिल करना है, ये जो मेरा सेट टाइम आउट है ये मुझे कैंसिल करना है, ठीक है। तो उसको हम कैसे कैंसिल करेंगे ये हम इस टॉपिक में देखेंगे, कैंसिलिंग विद क्लियर टाइम आउट। a time to a call to set timeout, return a timer identifier timer id that we can use to cancel the execution, ठीक है। तो देखो इसी को मैं करता हूँ। हम क्या करते हैं, ये जो हमारा ये सेम टू सेम है, पहले मैं से एक वेरिएबल के अंदर ले लेता हूँ, कॉन्स्ट कॉल नाम के वेरिएबल के अंदर। अब मैं इसे सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं कॉमा देता हूँ, ठीक है। अभी देखो मैंने इसे एक वेरिएबल के अंदर दे दिया है, ये तब भी क्या है, तब भी देखो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अगर आप इसे वेरिएबल के अंदर रखो तो भी एग्जीक्यूट होगा, नहीं रखो तो भी ये एग्जीक्यूट होगा ही होगा, आपका जो सेट टाइम आउट है। अब देखते हैं अगर मैं लॉक करवाऊं वैल्यू क्या, इस वेरिएबल की जो कि है कॉल। अब देखो मैं उसे कराऊंगा तो ठीक है, ये पहले हो गया। देखो ये 3 लिखा आ रहा है, तो ये क्या करता है, जो इसे हम बोलते हैं, ये जो मैंने अभी करा है इसे बोलते हैं हम एक टाइमर आईडी, ठीक है। जो भी आप इसके अंदर सेट टाइम आउट लिख रहे हो उसको एक टाइमर आईडी मिलती है और आपको जब भी ये जो आपको ये सेट टाइम आउट है अगर ये आपको कैंसिल करना है तो आप यूज कर सकते हो इस टाइमर आईडी का, इस टाइम आउट को क्लियर करने के लिए या फिर उस टाइम आउट को कैंसिल करने के लिए।
तो अगर हम अपने यहाँ देखेंगे पीडीएफ में, तो हमने बहुत अच्छे से बता रखा है कि यहाँ पे देखो पहले एक फंक्शन बना रखा है, ठीक है। एक्चुअली फंक्शन नहीं बनाया, ये सेट टाइम आउट दे रखा है और उसे एक टाइमर नाम के वेरिएबल के अंदर दे दिया है, ठीक है। और जैसे ही आप लिखोगे कंसोल डॉट लॉग, अच्छा ये बताने के लिए, तो ये बताने के लिए है कि जो आपका टाइमर है उसके अंदर एक यूनिक आइडेंटिफायर आ जाएगा, जो भी कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है रेंडमली, अलग अलग टाइम आउट के लिए वो अलग अलग होगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि जो आपका ये टाइम आउट है ये वो हो जाए, कैंसिल हो जाए, मतलब कि ये कैंसिल हो जाए, ठीक है, उतने सेकंड के बाद ये नहीं चले, तो आप क्या करोगे, पहले मैं ये टाइमर आईडी वाला हटा देता हूँ। आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है क्लियर टाइम आउट, आपको लिखना है क्लियर टाइम आउट, और फिर आपको उस टाइमर आईडी लिखनी है उस सेट टाइम आउट की। तो मेरे केस में यहाँ पे कॉल है, तो मैं उस वेरिएबल का नाम दे देता हूँ। ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको क्या लिखना है, उस वेरिएबल का नाम लिखना है, उसकी आईडी नहीं लिखनी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उस वेरिएबल का नाम लिख दिया है जिसके अंदर वो है। तो अब अगर मैं देखूंगा 5 सेकंड के बाद भी, देखो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, मैं इसको 5 सेकंड के बाद भी अगर देखूंगा तो 5 4 3 2 1 0, ठीक है। देखो वो नहीं हुआ एग्जीक्यूट, वो जो मेरा फंक्शन था, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या करा है, मैंने उससे क्या कर दिया, क्लियर टाइम आउट कर दिया। तो देखो जैसे ही वो क्लियर टाइम आउट हुआ, उसने क्या करा, जो आपका टाइमर था उसने उसको कैंसिल कर दिया, ये जो आपका सेट टाइम आउट था उसको उसने कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो उसको अगर मैं थोड़ा समराइज करके बताऊं कि मैंने अभी अभी क्या बताया, तो अगर मैं इसको थोड़ा समराइज करके बताऊं, मैंने ये बताया मैंने कि जो आपका सेट टाइम आउट है, अगर आप उसको किसी वेरिएबल के अंदर रखोगे, तो जिस वेरिएबल के अंदर आप उसको रखोगे उसे हम बोलते हैं टाइमर आईडी, ठीक है। उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 14 हो सकती है, 15 हो सकती है, लेकिन वो क्या होती है, हर टाइम आउट के लिए अलग होती है। इस फंक्शन के लिए अलग है, आप एक और फंक्शन लिखोगे ऐसा सेम सेम सेट टाइम आउट, तो उसके लिए वो वैल्यू अलग होगी। और इसका हम यूज कर सकते हैं कैसे, इस सेट टाइम आउट को कैंसिल करने के लिए। वो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे क्लियर टाइम आउट, और फिर उस टाइमर की वो देनी है मुझे, उस टाइमर आईडी की वेरिएबल की नाम देना है मुझे। जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉल लिखा, तो वहां वो गया कॉल में, और उसने ये जो टाइमर था उसको कैंसिल कर दिया, इसीलिए ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पास फंक्शन इज सेट टाइम आउट। तो ठीक है, अभी हम क्या कर सकते हैं, हम एक और काम भी कर सकते हैं। एक्चुअली हमने जो पूरा फंक्शन बनाया, देखो ये देखने में क्लियर नहीं लग रहा कुछ, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो आपने इसके अंदर फंक्शन बनाया है, आप उसे ऐसे उठा लो, ऐसे उठा लो आप उस फंक्शन को। ओके, पूरा नहीं उठाया मैंने उस फंक्शन को, यहाँ से लेके यहाँ तक उसको आप पूरा उठा लो उस फंक्शन को, और फिर आप क्या करो, उस फंक्शन को कहीं बाहर लिख दो, ठीक है। और फिर आप सेव कर दो। ठीक है, आप मुझे फंक्शन का नाम देना पड़ेगा, माई इन्फो। और यहाँ पे अब आप क्या करो, उस फंक्शन का नाम दे दो। तो यहाँ पे लिखो माई इन्फो और सेव कर दो, ठीक है। देखो मैंने कुछ नहीं करा, मैंने बस उस फंक्शन को उसके अंदर से उठाया, बाहर रख दिया, और वहां पे उस फंक्शन का नाम पास कर दिया। और सेम टू सेम सारी की सारी चीजें मेरी वैसी हैं, जो मेरे आर्ग्यूमेंट है वो भी मेरे सेम है। और अभी मैंने देखो जो क्लियर टाइम आउट है वो हटा दिया, तो देखो मेरा दोबारा जो फंक्शन था वो सेम टू सेम काम करने लग गया। हेलो हाउ आर यू ब्लेम, हाउ वॉज योर डे, गुड, ठीक है। तो मैंने करा कुछ नहीं, बस मैंने उस फंक्शन को बाहर निकाला, बाहर रख दिया, और फिर मैंने यहाँ पे उस फंक्शन का नाम दे दिया। अब देखो देखने में थोड़ा ज्यादा क्लियर लग रहा है, पहले थोड़ा काफी मैसी लग रहा था और पता भी नहीं चल रहा था कि कहाँ पे क्या आ रहा है। और अगर उसको आप थोड़ा लिखने बैठोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको लिखना। अगर मैं उसको दोबारा उठा के इसके अंदर रख दूं तो इतना मुश्किल हो जाएगा उसको लिखना और इसको इसमें काम करना, कि कहाँ पे सेमी कॉलन आएगा, कहाँ पे क्या आएगा, तो काफी मुश्किल हो जाएगा होगा। तो आप क्या कर सकते हो कि आप एक ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस ये रहेगी कि जो फंक्शन है उसको आप बाहर बना दो, ठीक है। उस फंक्शन को आप बाहर बना दो और फिर उस फंक्शन को पास कर दो एज अ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो पहली बात हमने पहले ही पढ़ी है, जब भी हमें कोई फंक्शन हमें पास करना होता है आर्ग्यूमेंट में, तो हम कभी भी ये काम नहीं करते, उस फंक्शन का नाम लिख के हम पैरेंथेसिस नहीं लगाते। अगर फंक्शन का नाम लेके हम पैरेंथेसिस लगा देंगे तो वो फंक्शन वहीं का वहीं कॉल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है ये रॉन्ग है। राइट वे क्या है कि आप उस फंक्शन का सिर्फ नाम लिखो और आगे उसके पैरेंथेसिस मत लगाओ, और जो फंक्शन है उसे आप क्या करो, बाहर निकाल के रख दो, और फिर आप उसे पास कर दो उसमें एज अ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो ये वाली बात हम लोगों ने पहले भी पढ़ी थी कि जो हमारे फंक्शंस होते हैं, क्योंकि वो हमारे फर्स्ट क्लास सिटीजन होते हैं जावास्क्रिप्ट में, इसलिए हम आर्ग्यूमेंट में फंक्शन को भी पास कर सकते हैं, जो कि हमने इसमें अभी अभी करा। हमने क्या करा, हमने एक फंक्शन को पास कर दिया एज अ आर्ग्यूमेंट, और सारी चीजें पहले की तरह वही की वही रहेंगी, कि जहां पे आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हो वैसे के वैसे दोगे।
अब देखो यहाँ पे अच्छे से आपको पता भी चल रहा है कि आपने कौन कौन से आर्ग्यूमेंट दिए हैं, कितना आपने डिले दिया है, तो ये एक ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस है, मैं ये कहूँगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट सेट इंटरवल। तो इससे पहले कि हम सेट इंटरवल पढ़े, तो मैं ये सेट टाइम आउट के बारे में कुछ बताना चाहूंगा कि ये कहाँ पे यूज होता है और ये कैसे यूज होता है। तो जब भी आपको कोई भी काम, आपको कोई फंक्शन कुछ इस टाइम के बाद एग्जीक्यूट कराना है, तो आप यूज करोगे सेट टाइम आउट को। ठीक है, आप यूज करोगे एक सेट टाइम आउट को। वो क्या करेगा, एक समय के बाद उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट सेट इंटरवल। तो सेट इंटरवल जो होता है वो एकदम सेम टू सेम होता है हमारे सेट टाइम आउट की तरह। बस वो क्या करता है कि जो फंक्शन है उसको बार बार कॉल करता है कि जितना टाइम के बाद आप बताओगे। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक फंक्शन है, तो ये इसका सिंटेक्स है, यहाँ पे लिखा हुआ सेट इंटरवल का। और सेम टू सेम सिंटेक्स इसका सेट टाइम आउट की तरह है। फंक्शन लिखना पड़ेगा और फिर आपको डिले लिखना पड़ेगा। लेकिन जो ये डिले है, ये हर डिले के बाद इस फंक्शन को कॉल करता रहता है। अगर हमने इसकी डेफिनेशन देखें, द सेट इंटरवल मेथड कॉल्स अ फंक्शन एट अ स्पेसिफाइड इंटरवल इन मिलीसेकंड। द सेट इंटरवल मेथड कंटिन्यू कॉलिंग द फंक्शन until clear interval is called और the window is closed। तो इसको समझने के लिए वापस आते हैं अपने कोड में, और मैं क्या करता हूं, मैं एक्चुअली ये फंक्शन बना रहने देता हूं और मैं इसको ये चीज़ हटा देता हूं, इसके पैरामीटर्स को। और जो मैंने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो ब्लेम। और यहाँ पे क्या है, हाउ वॉज योर डे, गुड। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि हमारा सेट इंटरवल कैसे काम करता है। लिखता हूं मैं सेट इंटरवल। जैसे हमारा सेट टाइम आउट था, सेम टू सेम इसके अंदर भी दो आर्गुमेंट होते हैं। पहला आपको लिखना पड़ता है कि जो आपका फंक्शन है, तो मेरा फंक्शन कौन सा है, मेरा फंक्शन है माई इन्फो। माई इन्फो लिखा, और कितने डिले के बाद आप इसे कॉल कराना चाहते हो। तो मान लो कि मैं इसे 3 सेकंड के बाद कॉल करवाना चाहता हूँ। सेव करते हैं। अब जाके अपना हम आउटपुट देखते हैं। तो देखो अब क्या होगा, वो हर 3 सेकंड के बाद उस फंक्शन को कॉल करता रहेगा। देखो 3 फंक्शन हुए, 3 सेकंड हुए, उसने कॉल करा उसे एक बार, फिर उसने उसको दोबारा कॉल कर दिया। 3 सेकंड हुए, फिर उसने उसको दोबारा कॉल कर दिया। तो आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे होगे। यहाँ पे ये क्या करता है, जो आपने यहाँ पे टाइम इंटरवल लिखा है, उतने टाइम इंटरवल के बाद बार बार इस फंक्शन को कॉल करता रहता है। जो हमारा सेट इंटरवल होता है, इसमें बस इतना डिफरेंस होता है कि ये बार बार कॉल करता रहता है। जो हमारा सेट टाइम आउट होता है, वो उस टाइम पीरियड के बाद सिर्फ एक बार कॉल करता है। ये क्या करता है, जो भी आप डिले लिख रहे हो, उस डिले के बाद उस फंक्शन को ये बार बार कॉल करता रहेगा। और ये कब तक कॉल करता रहेगा, जब तक कि आप उसे क्लियर टाइम आउट ना दो। तो अभी आप देखोगे इसने बहुत सारे ये प्रिंट कर दिए हैं। तो ये देखो यहाँ पे इसने बहुत सारे प्रिंट कर दिए हैं। अगर मैं देखो ऊपर नीचे करूँ, स्क्रॉल करूँ, तो बहुत सारे हैं ये। ठीक है, तो ये होता है हमारा सेट इंटरवल। तो इसका भी काफी इंपॉर्टेंस है वैसे। तो यहाँ पे भी ये दे रखा है। और इसकी सारी की सारी फंक्शनैलिटी क्या होती है, सेट टाइम आउट की तरह होती है। जहां जहां मैंने ऊपर सेट टाइम आउट लिखा है, अगर आप उसे रिप्लेस कर दोगे सेट इंटरवल से, तो वो सेम टू सेम काम करेगा। और इसमें भी वही होता है, अगर आपको आर्ग्यूमेंट देने हैं, मान लो कि आपको आर्ग्यूमेंट देने, यहाँ पे आपने एक आर्ग्यूमेंट दे दिया ए कॉमा बी। ठीक है, और आप यहाँ इसके अंदर यूज कर रहे हो, यहाँ पे आप ए यूज कर रहे हो और यहाँ पे आप बी यूज कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको अपना जो फंक्शन है उसको आपको अगर आर्ग्यूमेंट देने हैं, तो वही सेम कहानी जैसे हम सेट टाइम आउट में देते थे, आपको इस फंक्शन के अंदर एक और आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दे देता हूँ ब्लेम, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गुड। एक्चुअली मुझे इसको स्ट्रिंग के अंदर लेना था। और अभी मैं क्या करूंगा कि ये जो मेरा कंसोल है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और एक ही लाइन में ले आता हूँ। हाँ, अभी ठीक है ये। और इसको मैं हर किस में, हर 2 सेकंड बाद इसे मैं कॉल करना चाहता हूँ। अभी आप देखो, हाउ वॉज योर डे ब्लेम, हाउ वॉज योर डे गुड। अब देखो यहाँ पे बढ़ता रहेगा बार बार। अब 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। देखो वो क्या है, बहुत बहुत सी बार लिखना नहीं चाह रहा जो हमारा कंसोल है। तो वहां पे जितना नंबर लिख रहा है, इसका मतलब कि इतनी बार ये लाइन लिखी गई है वहां पे। ठीक है, तो आप देख रहे हो क्या कर रहा है, वो हर 2 सेकंड के बाद इस फंक्शन को कॉल कर रहा है। और उस फंक्शन के अंदर क्या लिखा है, उस फंक्शन के अंदर कुछ नहीं लिखा। उस फंक्शन के अंदर लिखा है कंसोल डॉट लॉग, और 2 वैल्यूज को बस वो प्रिंट करा रहा है। और ये फंक्शन कुछ नहीं कर रहा। तो देखो उसने इतनी बार ये इसको वैल्यू को मेरी लॉग कर दिया। और अगर आपको क्या करना है, अगर आपको ये टाइमर रोकना है, तो आप इसको टाइमर को रोकने के लिए क्या करोगे, जो आपने सेट इंटरवल लिखा है, सेम टू सेम हम सेट टाइम आउट की तरह करेंगे।
हम उसे रखेंगे एक वेरिएबल के अंदर जिसका नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने टाइमर रख दिया रैंडमली। और फिर आपको लिखना है क्लियर इंटरवल और उस टाइमर का नाम, ठीक है। ये हो गया टाइमर। अब देखो अगर मैं सेव करूंगा तो देखो वो अब नहीं चलेगा, ठीक है। देखो नहीं चल रहा वो जो मेरा सेट इंटरवल मैंने लगाया था। तो देखो अब क्योंकि मैंने यहाँ पे सेट क्लियर इंटरवल लगा दिया है तो जो मेरा टाइमर है उसको कैंसिल कर दिया गया है। तो ऐसा होता है मेरा क्लियर टाइम, जो ऐसा होता है मेरा क्लियर इंटरवल। तो हमने दोनों के दोनों जो हमारे शेड्यूलिंग थी वो हमने पढ़ लिया। तो उसको मैं एक बार थोड़ा दोबारा से थोड़ा समराइज करना चाहूँगा कि मैंने क्या बताया और ये कैसे यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या है, हमने पहले भी कुछ चीज़ें पढ़ी थी जिसका नाम था इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। उसमें क्या होता था, जो भी आप फंक्शन लिखते थे वो क्या होता था उसी टाइम पे एग्जीक्यूट हो जाता था, उसको आपको एग्जीक्यूट करने की नीड नहीं पड़ती थी। देखो नॉर्मली क्या होता है, आप एक फंक्शन बनाते हो और जब आप उस फंक्शन को कॉल करते हो वो तो ही एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, जो हमारे नॉर्मल फंक्शन होते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, IIFE, जो कि था हमारा इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। वो क्या करता था, वो फंक्शन को अपने आप इन्वोक करता था, आपको फंक्शन को इन्वोक करने की नीड नहीं पड़ती थी। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा शेड्यूलिंग पढ़ी। फिर हम लोगों ने शेड्यूलिंग में हमने दो चीजें पढ़ी। एक था हमारा सेट टाइम आउट। ये क्या करता है कि आपको एक डिले बताना पड़ता है, उसके बाद वो फंक्शन को सिर्फ एक बार कॉल करता है और खत्म हो जाता है। और जो आपका सेट इंटरवल होता है, आप जो जितना आप डिले बताओगे उसके बाद वो उसको बार बार कॉल करता रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों ही जो हमारे फंक्शन है, जो हमारा सेट टाइम आउट है और जो हमारा सेट इंटरवल है, इन दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है और ये बहुत सी जगह यूज होते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जो हमारा सेट टाइम आउट है ये बहुत ज्यादा यूज होता है। जो मेरा सेट इंटरवल है ये तो बहुत कम यूज होता है। तो जो मेरा सेट इंटरवल है ये आप कभी कब यूज करोगे, जब आपको क्लॉक बनानी होगी, या फिर आपको अपने यूजर का डेटा बार बार सेव कराना है, या फिर बार बार उसको आपको सर्वर में भेजना है, या फिर कोई भी तरीका हो सकता है। लेकिन जो भी है, जो मेरा सेट इंटरवल है वो काफी कम यूज होता है। तो आप काफी कम यूज होता होगा देखोगे अपने कोड में भी। लेकिन जो आपका सेट टाइम आउट है ये बहुत बार यूज होता है, ठीक है। ये बहुत रैंडमली रैंडमली कह रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा वाइडली यूज होता है आपके कोड में। और क्योंकि इसकी जो एडवांटेजेस है वो काफी ज्यादा अच्छी हैं। आपको कुछ भी काम है, आपको कुछ सेकंड के बाद कराना है तो आप इससे करवा सकते हो सेट टाइम आउट से। तो बहुत ही ज्यादा ये हमारा यूजफुल है। तो फिर ये ऐसी करके हमारा ये अब जो है लेक्चर खत्म हो गया। तो अभी हमारे पास कुछ 3 क्वेश्चन है छोटे-छोटे, जो कि हम एक-एक करके देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं पहला वाला क्वेश्चन कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी। और यहाँ पे आके मैं एक मल्टी लाइन कमेंट लिखूँगा, जिसके अंदर वो मैं पेस्ट करूँगा क्वेश्चन को। और फिर हम समझेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ज़ोमैटो डिलीवरी जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमसे क्या बोल रहा है, ज़ोमैटो डिलीवरी इसका नाम है। ज़ोमैटो ऐप आस्क फॉर रेटिंग आफ्टर फूड इज़ डिलीवर्ड। Write a function for that condition. If food is delivered, ask for rating after 5 seconds. If food is not delivered after 5 seconds, say sorry in console. ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमारी एक फूड फूड ऑर्डरिंग ऐप है, उसके अंदर हमें एक फंक्शन लिखना है, ठीक है। और वो फंक्शन में क्या लिखना है, अगर अगर आपका जो खाना है, जो कि आपका फूड है, अगर वो डिलीवर हो चुका है तो आपको रेटिंग के लिए पूछना है अपने कस्टमर से, ठीक है, 5 सेकंड के बाद। अगर जो खाना है वो डिलीवर नहीं हुआ है तो 5 सेकंड के बाद आपको कंसोल में सॉरी बोलना है कि आपका हम खाना नहीं दे पाए टाइम पे, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मैं एक फंक्शन बनाऊँगा जिसका नाम मैं दूँगा, एक्चुअली फंक्शन नहीं, पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा जिसका नाम लिखूँगा मैं फूड डिलीवर्ड। और इसके आगे मैं लिखूँगा ट्रू। एक्चुअली मैं इसको अभी नल दे देता हूँ। और अब मैं इसके लिए एक फंक्शन लिखूँगा, ठीक है। मैं एक फंक्शन लिखूँगा जिसका नाम होगा फूड, ज़ोमैटो फूड। उसका नाम मैं लिखूँगा ज़ोमैटो फूड। और ये इसके अंदर क्या लेगा, ये इसके अंदर लेगा फूड डिलीवरी को। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ इफ फूड डिलीवरी इक्वल टू ट्रू, तो मुझे कंसोल में क्या लॉक कराना है,
मुझे क्या कराना है, इफ फूड इज डिलीवर आस्क फॉर रेटिंग आफ्टर 5 सेकेंड। अच्छा, मुझे रेटिंग के लिए पूछना है ना 5 सेकेंड के बाद। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट एक अलर्ट, एक्चुअली मैं प्रॉम्प्ट लगा देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देता हूँ एक्चुअली मैं इसको पूरा एक बड़ा इफ बना देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक लॉग करवाऊंगा कंसोल में, क्या योर फूड इज डिलीवर्ड, और एक और यहाँ पे लिखूंगा मैं क्या, अब मैं लिखूंगा एक प्रॉम्प्ट जो कि मुझे बोलेगा प्लीज रेट अस। यहाँ पे एक सेमीकोलन लगा देता हूँ। और अगर ऐसा नहीं होगा, ठीक है, अगर मेरा फूड डिलीवर नहीं हुआ, इफ फूड डिलीवरी इक्वल टू फॉल्स, तो फिर मुझे कंसोल में क्या लॉग कराना है, सॉरी फॉर डिले। ठीक है, ये तो मेरा फंक्शन हो गया, और ये मैंने बता दिया कि फूड डिलीवरी में उसे ले रहा हूँ। अब मैं जल्दी से क्या करूँगा, मैं एक लिखूंगा यहाँ पे एक सेट टाइम आउट लिखूंगा, क्योंकि मुझे ये फंक्शन सिर्फ एक ही बार कॉल कराना है। ठीक है, क्योंकि रेटिंग के लिए हम सिर्फ एक ही बार तो पूछते हैं, बार बार तो पूछते नहीं अपने यूजर से कि बार बार रेटिंग करो। तो यहाँ पे मैंने सेट टाइम आउट फंक्शन का यूज कर रहा हूँ, जो कि इस फंक्शन को कॉल करेगा। और इस फंक्शन का इस फंक्शन का नाम क्या है मेरे, जोमेटो फूड। ठीक है, और कितने सेकंड बाद उसने कहा था हमें, 5 सेकंड बाद। तो यहाँ पे लिखेंगे 5000, जो कि मिली सेकंड में दे रहा हूँ मैं, मतलब कि 5 सेकंड। और फिर मुझे वो भी देना पड़ेगा फूड डिलीवरी वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फूड डिलीवरी, कि फूड डिलीवर हुआ या फूड डिलीवर नहीं हुआ। अब बस यहाँ पे आपको ये बताना है कि फूड डिलीवर हुआ है, अगर ट्रू करोगे तो हुआ है, फॉल्स मतलब कि नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ ट्रू। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिया ट्रू। यहाँ पे चलते हैं वापस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा रहा है हमारे कंसोल में योर फूड इज डिलीवर्ड, और इसने मुझे डायरेक्टली पूछ लिया प्लीज रेट अस। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 7.8, और फिर मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, मान लेते कि मेरा फूड डिलीवर नहीं हुआ है, मतलब कि फॉल्स करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे बुलियन वैल्यू को फॉल्स कर देता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। सॉरी फॉर डिले। ठीक है, तो इस बार इसने क्या करा, रेटिंग के लिए नहीं पूछा, क्योंकि जब आप खाना देर में दोगे, जो हमारे जो हमारी ऐप वाले होते हैं, जब ये खाना देर में देते हैं तो ये क्या करते हैं, रेटिंग के लिए नहीं पूछते नॉर्मली। ठीक है, तो इस कोड को मैं एक बार दोबारा से समझाता हूँ कि मैंने यहाँ पे कोड को क्या करा। देखो, मैंने सबसे पहले क्या करा, मैंने एक वेरिएबल बनाया फूड डिलीवरी नाम का, उसको मैंने नल दे दिया। ठीक है, मतलब कि अभी तो वैल्यू नहीं है। देखो, नल का क्या मतलब होता है, अभी वैल्यू नहीं है बट बाद में होगी। ठीक है, फिर मैंने उसे कुछ नहीं दिया। फिर मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम था जोमेटो फूड, जिसके अंदर की एक पैरामीटर था जिसका नाम था फूड डिलीवर्ड। ठीक है, ये फूड डिलीवर्ड बताता है फूड डिलीवर हुआ है या फूड डिलीवर नहीं हुआ है। फिर मैंने कुछ नहीं करा, उसके अंदर मैंने दो इफ लगा दिए। पहला इफ था कि अगर जो फूड डिलीवर है अगर वो ट्रू है, तो क्या करना, आप कंसोल में लॉक कराना कि योर फूड इज डिलीवर, और फिर रेटिंग के लिए पूछ लेना प्रॉम्प्ट का फंक्शन लगा के। और अगर ऐसा नहीं होगा तो वो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, इस कोड के अंदर जो मेरा ये फूड डिलीवरी वाला है। ठीक है, अगर वो फॉल्स हो गया तो क्या करना, तो आप कंसोल में लॉक करा देना सॉरी फॉर डिले। और फिर मैंने एक सेट टाइम आउट फंक्शन का मैंने यूज करा है, जिसके अंदर मुझे फंक्शन देना था पहले। ठीक है, तो मैंने फंक्शन क्योंकि बाहर बना रखा था, तो मैंने उसका नाम दे दिया जोमेटो फूड। और फिर कितने सेकंड के बाद, 5000 मिली सेकंड, मतलब कि 5 सेकंड के बाद। और फिर मैंने यहाँ पे जो मेरा ये था, जो फूड डिलीवर्ड नाम का मेरा वो था, क्या बोलते हैं इसे, जो मेरा फूड डिलीवर्ड नाम का पैरामीटर था, उसको मैंने यहाँ से आर्गुमेंट पास कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे करके ये मैंने आर्गुमेंट पास कर दिया। और यहाँ पे मैंने क्या करा, जो फूड डिलीवर है, फिर मैंने उसे बताया या तो वो ट्रू है या तो वो फॉल्स है, या तो वो ट्रू है या तो वो फॉल्स है, या तो फूड डिलीवर हो गया या तो फूड डिलीवर नहीं हुआ। तो जैसे ही फूड डिलीवर हुआ, तो 5 सेकंड के बाद वो चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी कि आपका खाना डिलीवर हो गया है, और क्या है कि आप हमें रेटिंग कर दीजिए। और अगर क्या है, अगर खाना नहीं डिलीवर हुआ 5 सेकंड के बाद भी, तो वो क्या करेगा, कंसोल में लिख देगा सॉरी फॉर डिले। तो मैंने ये छोटी सी ऐसी प्रॉब्लम बनाई थी ताकि हम देख सके कि जो हमारा सेट टाइम आउट है हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैंने पहले भी बताया था, जो हमारा सेट टाइम आउट है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, और आप देखोगे बहुत सारे कोड बेस में जो सेट टाइम आउट है वो बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा क्वेश्चन हो गया, और अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में।
एक्चुअली मैं इस क्वेश्चन को क्लियर ही कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ उस क्वेश्चन को, और जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको मैं उठा लेता हूँ यहाँ से, कॉपी पेस्ट। अभी हम देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है। परसेंटेज ऑफ विटामिन शुड बी हायर देन 10% इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। देयर इज अ एरे ऑफ डिफरेंट विटामिन ऑफ अ पर्सन एज 50%, 70%, 50%, 80%, 90%, 60, 85. Return true if a body have every vitamin perfect, other otherwise false. Create this for at least 2%. ठीक है, तो हम बात करते हैं, हमें पहले एक एरे बनाना है जिसको मैं लिखूंगा, जिसका नाम होगा पर्सन विटामिन। मुझे क्या करना है, मुझे जो विटामिन है उसमें मुझे एक एरे बना लेना है, और जो मेरी ये वैल्यूज है उनको मुझे सेम कॉपी करना है, तो मुझे परसेंटेज वाला नहीं करना पड़ेगा इसमें, मुझे इसमें देना पड़ेगा 50, 70, 50, 80, 90, 60, 85। ठीक है, ये मेरा रेंडमली किसी पर्सन का जो मेरा ये वैल्यू मैंने यहाँ से उठाई है, ये मेरे पास जो कोई पर्सन है उसकी बॉडी में जो अलग अलग विटामिन है उनकी मात्रा को बताता है। देखो 50%, 70%, 50%, 80%, 90%, 60%। और जो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये क्या बता रहा है कि जो क्या है कि आपका जो विटामिन है, हर विटामिन 10% से ऊपर होना चाहिए। एक्चुअली 10% नहीं होना चाहिए, एक्चुअली इसे 40% करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन को ये इसमें चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ पे भी 40%। तो क्या है, जो इंसान की बॉडी है उसमें क्या है, जो विटामिन है 40% से वो ऊपर होना चाहिए। अगर सारे के सारे 40% से ऊपर हैं, मतलब कि वो इंसान परफेक्टली एकदम हेल्दी है, तो क्या आप क्या करो, आप रिटर्न करवा दो ट्रू, ठीक है, अदरवाइज आप रिटर्न करवा दो फॉल्स। तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, हमें बस यहाँ पे यूज करना है एक एरे मेथड का। तो सोचते हैं हम कौन से एरे मेथड यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे हम कौन सा एरे मेथड यूज करें, हम यूज करते हैं कौन सा मेथड था यार वो, जिसमें कि आपको कंडीशन लिखनी पड़ती थी और वो हर उसमें चेक करता था, मैप था क्या, लेकिन मैप तो काफ़ी पीछे था, तो मैप को यूज़ नहीं करेंगे हम यूज़ करेंगे एवरी मेथड का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट रिजल्ट, यहाँ पे लिखूंगा पर्सन विटामिन डॉट एवरी, ठीक है। डॉट एवरी हमारा क्या है, एक हायर ऑर्डर फंक्शन है जिसके अंदर क्या करना पड़ता है आपको। एक्चुअली मैं यहाँ पे सिर्फ कहाँ गए, कुछ दिख क्यों नहीं रहा मुझे, मैं यहाँ पे लिखूंगा आई, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा आई, और यहाँ पे मैं कुछ इसको कुछ इस टाइप से लिखूंगा, और लिखूंगा आई इज ग्रेटर देन 40, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ रिजल्ट इक्वल टू ट्रू, तो कंसोल में क्या लॉक कराते हैं आप, तो कंसोल में आप लॉक करवा दें पर्सन इज हेल्थी। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब कि अगर वो फॉल्स है, तो यहाँ पे लिख दो पर्सन इज नॉट हेल्थी, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, हाँ। तो यहाँ पे जाके देखते हैं पर्सन इज हेल्थी, समझते हैं हमने यहाँ पे क्या करा। यहाँ बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन था, छोटी सी ट्रिक थी इसमें। यहाँ पे क्या था, आपको कुछ यहाँ पे एक इंसान की बॉडी में परसेंटेज दे रखी थी विटामिन की, ठीक है, रैंडमली डेटा दे रखा था, और आप डेटा को रैंडमली जनरेट कर सकते हो। अगर इसका जो विटामिन है, ठीक है, अलग अलग विटामिन है, विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, या विटामिन डी है, फिर जो जो विटामिन होते हैं, मुझे नहीं पता कौन कौन से विटामिन होते हैं, बट रैंडमली विटामिन थे, और उनको मैंने एक एरे में रख दिया। अब मुझे एक ऐसा फंक्शन लिखना था इसके ऊपर जो कि चेक करे हर एलिमेंट को कि क्या वो 40% से ऊपर है, और अगर वो 40% से ऊपर है सारे विटामिन के, तो वो इंसान हेल्दी है, वरना वो इंसान नॉट हेल्दी है। तो मैंने क्या करा, मैंने डॉट एवरी वाला मेथड लगाया। एवरी वाला मेथड क्या करेगा, वो पूरे जो मेरा एरे है सब में चेक करेगा, अगर सब में ट्रू आ गया तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, वरना वो क्या करेगा ना, वरना वो फॉल्स रिटर्न करेगा अगर उसे एक भी ऐसा मिलेगा जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए जो मेरा पर्सन है वो मेरा हेल्दी है। ऐसा मैं एक और बनाता हूँ, मैं यहाँ पे सेम ये ले लेता हूँ जो मेरा एरे है, यहाँ पे मैं लिखूंगा ये, और यहाँ पे लिखूंगा पर्सन 2। अब ये थोड़ा पर्सन थोड़ा कमजोर है,
तो इसको मैं कुछ विटामिन 30 कर देता हूँ कुछ का, इसका 50 कर देता हूँ और ये 20 कर देता हूँ, सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं ये सेम चीज़ कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा रिजल्ट 2 विटामिन पर्सन 1 और यही मैं सेम चीज़ को कॉपी कर देता हूँ यही नीचे लाके। बस यहाँ पे मुझे ये करना है 1 रिजल्ट 1, अच्छा रिजल्ट 2 था, रिजल्ट 2। अब देखो क्या होगा, मेरा यहाँ पे एक एरे है, ठीक है, जिसका नाम है पर्सन विटामिन 2, ठीक है। उसके ऊपर मैंने डॉट एवरी मेथड लगाया, डॉट एवरी मैंने इसके ऊपर एक मेथड लगाया है। वो क्या करेगा, वो हर एलिमेंट के लिए चेक करेगा कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो जैसे कि आप देख सकते हो जो 20 वाला है, 20 इज नॉट ग्रेटर देन 40, तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये जो रिजल्ट 2 है इसके अंदर ये क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा, मतलब कि पर्सन इज नॉट हेल्दी। अभी अगर हम जाके देखेंगे अपने कंसोल में, तो ये क्या आ रहा है मेरा, पर्सन विटामिन 1 इज नॉट डिफाइंड। अच्छा यहाँ पे 1 लिखना है ना मुझे, 1, ओके ठीक है। अब देखोगे पर्सन इज नॉट हेल्दी, तो जो मेरा दूसरा वाला पर्सन है वो मेरा हेल्दी नहीं है, क्योंकि जो उसकी बॉडी है उसके अंदर एक विटामिन है वो 20% है, इसीलिए वो मेरा पर्सन हेल्दी नहीं है। इसलिए मैंने कंसोल में लॉक करा दिया पर्सन इज नॉट हेल्दी। तो ये मेरा छोटा सा कोड था जो कि मैंने समझा दिया है। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफी छोटे छोटे क्वेश्चन है, कुछ खास मिले नहीं मुझे इसमें बनाने के लिए क्वेश्चन। अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, जो कि मेरे क्या कहता है, देयर इज अ एरे ऑफ हाइट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास इन अ एरे एज, तो यहाँ पे ठीक है मुझे एक एरे दे रखा है जो कि अच्छा ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इस एरे को। तो यहाँ पे मुझे एक एरे दिया है जिसका नाम है हाइट, इसके ओके इसके अंदर कॉमा नहीं है, ठीक है। मेरे पास एक एरे है जिसके अंदर बच्चों की मेरे पास हाइट है, किसी की 162 सेंटीमीटर है या जितनी भी है, 162 है, किसी की 150 है, किसी की 172 है, और अलग 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 बच्चों की अलग अलग हाइट है किसी क्लास में। तो अभी आपको क्या करना है, इनकी जो हाइट है आपको हाईएस्ट से लोएस्ट तक आपको क्या करनी है, कंसोल में लॉक करानी है, ठीक है। तो हाईएस्ट से लोएस्ट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो मुझे ये जो एरे है मुझे शॉर्ट चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि जो सबसे बड़ी हाइट किसकी है और सबसे छोटी हाइट किसकी है। तो देखो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं क्या लिखूंगा, लिखूंगा कॉन्स्ट रिजल्ट, मैं लिखूंगा यहाँ पे हाइट, लिखूंगा डॉट, और मुझे क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और मैं इसे शॉर्ट करवा देता हूँ ए कॉमा बी। अब देखो क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ए माइनस बी, तो ये क्या करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में कर देगा, मतलब कि छोटे से बड़े। लेकिन देखो मुझे क्या चाहिए, बड़े से छोटा, तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा बी माइनस ए। अभी मुझे क्या मिलेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे ये एरे मिलेगा। अगर मैं इसे अभी लॉक करवाऊँ वैल्यूज की, अभी आप देखोगे तो देखो मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर मिला। देखो सबसे बड़ी हाइट किसकी है, 182 है किसी की, फिर 177 है, फिर 172 है, फिर 166 है, और यहाँ देखो दो वैल्यू रिपीट हो रही हैं, और फिर 162, एक्चुअली वैल्यूज रिपीट काफ़ी हो रही हैं। 162, एक को 163 कर देता हूँ, और 172 और 162 भी रिपीट हो रही है आई थिंक, और कौन सी रिपीट हो रही है, 182, 177, 172, 166 भी रिपीट हो रही है। ओके कहाँ है ये 166, इसको मैं कर देता हूँ 1667। अब तो कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, बस मैंने थोड़ा थोड़ा एरे मैंने ठीक कर लिया, ठीक है। तो देखो मुझे क्या मिला, मैंने यहाँ पे जो मेरा सॉर्ट मेथड था मैंने उसका यूज करा, और मुझे क्या है, जो मुझे एक एरे मिला है वो मुझे मिला है डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि बड़े से छोटे में। तो देखोगे यहाँ पे पहले 162 है, और फिर हल्के हल्के करके उनकी जो हाइट है छोटी होती जा रही है। लेकिन मुझे अब इनको कंसोल में लॉक भी कराना है एक के बाद एक, तो वो मैं कैसे कराऊंगा, उसके लिए मैं यूज करूंगा एक मेथड जो कि हमने पढ़ा था, जिसका नाम था फॉर ईच, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे एरे का नाम जो कि है रिजल्ट,
डॉट फॉर ईच, और ये अपने अंदर क्या करता है, ये अपने अंदर दो चीजें लेता है, या तो इंडेक्स लेता है, पहला इंडेक्स लेता है, और फिर क्या करता है ये पहले ये एलिमेंट लेता है, फिर ये इंडेक्स लेता है, फिर ये एरे लेता है। तो पहला होगा एलिमेंट मतलब कि ई, और फिर होगा इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ पे लाके मैं इसे वैल्यू लॉक करवा दूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं ई, यहाँ पे लिखूंगा हाइट, और यहाँ पे लिखूंगा मैं इंडेक्स। अभी मैं सेव करता हूँ। अब मैं अगर जाके देखूंगा तो मुझे क्या मिला है, अनएक्सपेक्टेड टोकन। तो कहाँ पे लगा दिया मैंने कुछ, डॉट फॉर ईच, से गलती से मैंने क्या करा, इसको मैंने डायरेक्टली एक फंक्शन के अंदर लिख दिया। नॉर्मली क्या होता है, जब भी आप कुछ एक ऐसा लिखते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, फंक्शन देना पड़ता है ना। देखो फॉर ईच एक फंक्शन है, तो उसके अंदर आपको एज अ आर्गुमेंट देना पड़ेगा ना उस फंक्शन को। तो यहाँ पे वो एरो फंक्शन बना लेता हूँ मैं, और कंसोल में क्या लॉक करवाना है मुझे, यहाँ पे मैं दो चीजें ले लेता हूँ, एक होगा मेरा एलिमेंट, एक होगा मेरा इंडेक्स, और यहाँ पे वो दोनों वैल्यू को मैं करवा देता हूँ लॉग। हाइट क्या है, हाइट है मेरी ई, और क्या है फिर साथ में इंडेक्स। अभी मैं इसे सेव कर देता हूँ, और ये मैं हटाता हूँ यहाँ, और ये मैं लगाता हूँ यहाँ पे। अब ये ठीक है। देखो पहले मैं क्या कर रहा था, उसको एज अ फंक्शन लिख रहा था पूरा का पूरा, तो मुझे अभी अभी याद आया कि जो मेरा डॉट फॉर ईच होता है उसके अंदर आपको फंक्शन लिखना पड़ता है, डायरेक्टली फंक्शन की बॉडी में नहीं लिखना पड़ता। अभी हम जाके देखेंगे तो आप देखोगे मैं बहुत ही अच्छे से मिल जाएगा ये सब कुछ। हाइट 182 जीरो इंडेक्स पे है, हाइट 180 हाइट 177 पहले इंडेक्स पे है, हाइट 172 दूसरे इंडेक्स पे है। और इसने ऐसे क्या करा कि जितने भी मेरी हाइट थी उसको क्या करा, बड़े से लेके छोटे में लिख दिया। और मेरा क्वेश्चन भी मुझसे यही बोल रहा था कि देयर इज एरे ऑफ हाइट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास इन एरे एज लॉग फ्रॉम हाईएस्ट हाइट टू लोएस्ट हाइट। ठीक है, हाईएस्ट हाइट से लेके लोएस्ट हाइट तक आपको करनी थी, सबकी हाइट आपको कंसोल में लॉग करवानी थी, जो कि हमने क्या करा, डॉट फॉर ईच मेथड जो कि एक लूप की तरह एक्ट करता है, उसका यूज करके मैंने ये काम कर दिया। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया।